हम्म। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन होगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी जो है एटमॉस्फेयर के बारे में जब पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है। ठीक है, बताओ। पहला सवाल है कि व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। ये सबको तो एग्जाम में सही करके आते हैं लोग, है ना। एटमॉस्फेयर होगा इसका राइट आंसर, है ना। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो पतली परत है उसे क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। एटमॉस्फेयर है और वायुमंडल है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, ये बताओ कि वायुमंडल में एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर? कई बार वो तो गैस हो गया ना। तो गैस का नाम हमने नहीं पूछा। मैंने पूछा कि आपके एटमॉस्फेयर में जो है कंपोनेंट्स क्या सब होते हैं। तो एक होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, गैसेस में जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सभी गैस हो गए। ठीक है। दूसरा, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर जो है बेसिकली, है ना, जल वाष्प जो है, वाटर वेपर जो है ना, ये सभी इसका पार्ट हो जाएगा। और तीसरा, पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स। ये तीनों है सो कंपोनेंट है आपके एटमॉस्फेयर का, है ना। एटमॉस्फेरिक गैस हो जाएगा, जो है आपके वाटर वेपर हो जाएगा, और पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। ये तीनों हमारे एटमॉस्फेयर का है सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन भी पूछा गया था वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में। तो वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन कौन से लेयर में होता है? लोअर लेयर में या फिर अपर लेयर में? नीचे वाले लेयर में होगा, है ना। नहीं, ऊपर तो कंडेंस होगा ही, वो वजह नहीं है। वाटर वेपर जो है सो बेसिकली इसका डेंसिटी घनत्व है सो ज्यादा होता है ना। इसका जो घनत्व होगा, डेंसिटी जो है सो ज्यादा होगा, है ना। इस वजह से हेवियर होता है। इस वजह से लोअर एटमॉस्फेयर में है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में नीचे वाले पार्ट में है तो वाटर वेपर्स ज्यादा होगा। दूसरा सवाल ये है कि जो वाटर वेपर्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होगा या फिर पोलर रीजन्स में ज्यादा होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा होगा या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में ज्यादा होगा? ट्रॉपिकल एरियाज में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर आता है ना, जल वाष्प जो आता है, कहाँ से आता है? तो इवोपोरेशन होने की वजह से, वाष्पीकरण होने की वजह से, इवोपोरेशन, है ना, इवोपोरेशन होने की वजह से। तो इवोपोरेशन जो है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा होगा, सूर्य तप जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, जहाँ पे सूर्य की उष्मा सबसे ज्यादा होगी। इस वजह से इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन्स में है सो ज्यादा होगा। लेकिन पोलर रीजन्स में क्या होगा कि वहां का जो एयर है वो कोल्ड होता है। तो ये समझो कि जो भी एयर कोल्ड होगा ना वो ड्राई होगा, सूखा होगा, है ना। इस वजह से उसमें पोलर एरियाज में वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है। चलो। हाँ, पोलर रीजन में ओजोन का, वो स्ट्रेटोस नहीं, डिप्लीशन की बात कर रहे हो। हाँ, ओजोन लेयर का डिप्लीशन है सो पोलर रीजन में थोड़ा ज्यादा होता है। कहाँ पे सवाल क्या पूछ रहे हो? हाँ, तो देखो एटमॉस्फेयर में हमारा जो गैसेस है बेसिकली, अगर आप देखो तो जो क्लोरीन है या फिर इस तरीके से जो गैसेस हैं, उसका तो मिक्सिंग तो पूरे अर्थ पे होता है ना। उसमें एक स्ट्रेटोस्फेरिक जो है क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, पोलर रीजन्स में होता है। उसके वजह से आपका जो है ओजोन डिप्लीशन का जो रेट है वो काफी ज्यादा है पोलर एरियाज में। तो वो एक अलग एक टॉपिक है जिसको मैं आपको बताऊंगा। नहीं, कोरिलस की वजह से नहीं, कोरिलस तो खैर नीचे में हो जाएगा ना। क्लोरीन हमारे एटमॉस्फेयर में जब जाता है तो क्या करता है कि ओजोन को है सो O3 को जो है ना, O3 जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, उसको O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में है सो तोड़ देता है। इसके वजह से एक ऐसा माना जाता है कि एक क्लोरीन एटम जो है सो कई 100 गुना ऐसे जो है ऑक्सीजन, सॉरी, ओजोन एटम्स जो है सो तोड़ता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में।
इसका कॉन्सेंट्रेशन है सो पोलर रीजन में है सो सबसे ज्यादा हो जाता है। इस वजह से वहां पे आपका जो है ओजोन डिप्लीशन पोलर रीजन में है सो ज्यादा आपको देखने को है सो मिलता है। ठीक है, देखते हैं उस टॉपिक को बाद में आते हैं, पहले बाकी और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस, इट कंटेन्स मेनली, बताओ दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? 78% है ना, नाइट्रोजन का परसेंट नियर अबाउट 78% है और ऑक्सीजन का जो है सो 21% है, 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा क्यों है, ऑक्सीजन कम क्यों है? वाई नाइट्रोजन इज 78% इन द एटमॉस्फेयर? क्या ठंडा हो जाता है? देखो नाइट्रोजन जो है बेसिकली ना ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है सो हर चीज के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में इट इज नॉट एज रिएक्टिव एज ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन जिस तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है ना। लेकिन नाइट्रोजन के जो सोर्सेस होते हैं वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें नाइट्रोजन कई तरह सोर्सेस से जो है प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन नाइट्रोजन चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में है सो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी चीज से, ठीक है ना, इस वजह से नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एटमॉस्फेयर में है सो सबसे ज्यादा इसका हो गया है। दूसरा, अगर आप कभी देखें कि जैसे आप ये देखते हो जो लेज कुरकुरे ये सब का जो पैकेट खाते हो उसमें जो गैस भरा होता है वो नाइट्रोजन ही होता है ना, नाइट्रोजन होता है। क्यों? हाँ, अगर मान लो उसमें ऑक्सीजन भर दोगे, है ना, हवा भर दोगे, तो क्या होगा, उसके अंदर का चिप्स जो है सो उसके ऊपर फफूंदी लग जाएगा, है ना, ऑक्सीजन में जो है सो बैक्टीरिया उसके ऊपर है सो रिएक्शन कर देगा, है ना। लेकिन नाइट्रोजन भर दोगे तो नाइट्रोजन क्या करेगा, उसको है ना खराब होने से बचाएगा, है ना। दूसरा, कई बार आप देखो जो नाइट्रोजन को है हम लोग टायर्स में भी भरते हैं, है ना, कई सारे फ्यूल पंप स्टेशन पे जाओगे ना जहाँ पे गाड़ी में जो है हवा भरवाते हैं, उसमें कई जगह पे नाइट्रोजन गैस भरता है। तो नाइट्रोजन थोड़ा सा क्या होता है, रिलेटिवली ठंडा होता है। तो जब आपकी सड़क पे आपको हाँ, वहां पे क्या होता है कि जैसे आप देखो गर्मी के समय में, आज के समय कई बार ऐसा होता है कि रोड पे जो है सब टायर ये सब फट जाता है ना। रोड पे आप गाड़ी बहुत देर चला लोगे, रोड वैसे भी गर्म है, टायर गर्म होकर के क्या होता है कि हवा थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। तो अगर आप नाइट्रोजन ये सब यूज करोगे तो ये थोड़ा सा ठंडा मेंटेन करता है, उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। तो ये भी इसका एक जो है एक बेनिफिट है नाइट्रोजन को यूज करने का, है ना। तो ये याद रखना। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज, ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ, अच्छा इस पे जाएंगे, ठीक। ठीक है, द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर इज नाइट्रोजन, जाहिर सा बात है, अभी जस्ट हमने देखा, है ना, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। देखो आगे और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमोस्फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी, है ना, यानी कि घटते हुए क्रम में जो है आपको अवरोही क्रम में जो है सो अरेंज करना है। बताओ कौन सा होगा इसका राइट आंसर, है ना, आर्गन और CO2, है ना, बिल्कुल ए इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का ए है सो राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा नाइट्रोजन है सो 78% है, 78% है। ऑक्सीजन जो है सो 21% है, 21% है ऑक्सीजन। इसके बाद जो है नेक्स्ट आर्गन है, आर्गन, है ना। आर्गन कैसा है, तो एक इनर्ट गैस है ना, नोबल गैस है, 0.93% इसका है। और CO2 का 0.003%, ठीक है, 0.035%, है ना, कुछ इस तरीके से है CO2। बाकी इसके बाद और भी जो माइनर गैसेस हैं वो सब भी हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो टॉप 3 होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये टॉप 3% वाले गैस हमारे एटमोस्फेयर में है सो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर बताओ। अर्थ टेम्परेचर इज क्वाइट स्टेबल बिकॉज वी आर सराउंडेड बाई,
विच अलाउज द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट इनटू वार्म द अर्थ, है ना, एटमोस्फेयर हो जाएगा। बी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसका काम एक ये भी है कि हमारे जो अर्थ है उसका एक टेम्परेचर को है सो मेंटेन करता है। अगर हमारा, देखो इसमें कुछ चीजों को आप ऐसे समझ सकते हो, जो एटमॉस्फेयर का जो रोल है ना, वो सब क्या सब रोल होता है है ना। ये सपोज कि अर्थ है और इसका एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और इधर से सन की जो रेज है, सन रेज है ना, ये पहुंच रहा होगा, पहुंच रहा होगा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कई सारे गैसेस है ना, कई सारे गैसेस है, वाटर वेपर्स है, पार्टिकुलेट मैटर्स है ना, ये सभी। तो इनके वजह से अर्थ के ऊपर क्या सब जो है चेंजेस या फिर क्या सब जो है अफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, ये वार्म रहता है ना, हीट को ट्रैप करके रखता है, एक एम्बियंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ना, है ना, हीट को ट्रैप करके रखता है। यानी कि अर्थ का जो है सो टेम्परेचर को है ना मेंटेन करके रखता है। एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द टेम्परेचर, यानी कि पृथ्वी के तापमान को जो है सो है ना उसको निर्धारित करता है, उसको बैलेंस करके रखता है, मेंटेन्स द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, ठीक है, मेंटेन्स द टेम्परेचर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता कि ड्यूरिंग नाइट है ना हमारा, या फिर जिधर सपोज कि इधर सनरेज है ना, नाइट किधर होगा, इस साइड में नाइट है ना, क्योंकि सनरेज इधर है अभी, इधर से जो है डार्क रीजन है, नाइट है, तो वहां का जो टेम्परेचर है ना बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है ना, बहुत ठंडा हो जाता रात में, है ना। लेकिन एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक ब्लैंकेट के तौर पे उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दूसरा देखो, हालांकि और भी क्वेश्चंस आगे आएंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी, बट यहाँ पे फिर भी ये जो अगर आप सोचो कि पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण जो हमारे वायुमंडल में होते हैं, मौजूद होते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, अगर वो नहीं हो तो क्या सब चीजें नहीं होंगी बताओ। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अगर जो कण है ना, पार्टिकुलेट मैटर्स, अगर वो ना हो तो हमें क्या सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी, बताओ। सनराइज जो है ज्यादा आ जाएगा, वो तो खैर वैसे भी क्लाउड्स ये सब जो है, देखो अगर बताते हैं, है ना, इस चीज को समझो। जो पार्टिकुलेट मैटर्स जैसे पढ़ते हो ना, PM2.5 है ना, PM10 है ना, ये सभी जो है, इसके बहुत हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा ये सभी पॉल्यूटेंट्स के तौर पे भी काम करता है ना, पॉल्यूटेंट, है ना। अगर आप इसको इनहेल करते हो, अगर आप सांस में चले जाता है तो आपके लंग्स को है सो डैमेज कर सकता है ना, ये सब चीज का है सो खराब जो है सो ये है। लेकिन पॉजिटिव में क्या होगा, जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो कण जो होता है, इसके वजह से क्या होगा, एक तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में से ये सभी कण को हटा दिया जाए ना, तो बारिश नहीं होगी। क्यों, पढ़े हो कहीं पे इसके बारे में। जो ये सब पार्टिकल्स होता है ना, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, है ना, न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कण है ना, सपोज कि कण है, इसको हमने माइक्रोस्कोप में देखा, सपोज इस साइज का दिखा, तो इसके ऊपर है सो वाटर वेपर्स जो है ना, जो जल वाष्प है, ये आकर के उसका कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन हो जाता है, समझ में आ गया। तो अगर हमारे वायुमंडल में कुछ इस तरीके से कण अगर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो जो बारिश होता है, जो कंडेंसेशन होता है, वो भी सही तरीके से नहीं होगा, है ना। तो इसका होना जरूरी है बारिश होने के लिए एटमॉस्फेयर में, है ना, पहला चीज ये हो गया। दूसरा देखो, जो हमारा स्काई जो आपको कलरफुल, बेसिकली जो ब्लू स्काई दिखता है ना, ब्लू स्काई दिखता है, या फिर सुबह में देखो जो आपका, या फिर शाम में जो रेडिश दिखता है ना, वो सब चीजें आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। वहां पे स्कैटरिंग करता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो ये जो PM2.5 पार्टिकल्स है, इसके वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी जरूरी है ना। इसके वजह से क्या होगा, तो हमारा जो स्काई जो ब्लू दिखता है, ब्लू स्काई, नीला जो आसमान दिखता है, इसी वजह से दिखता है।
तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में से अगर ये सभी जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो कण है, अगर वो ना हो, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे स्काई का जो कलर ब्लूइश जो दिखाई देता है, शायद वो भी ना दिखाई दे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो पार्टिकुलेट मैटर्स होता है। सो ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर? रेडॉन क्या होता है? सी इसका राइट आंसर है, रेडॉन। देखो हीलियम है सो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, आर्गन होता है, नियोन भी होता है ना। रेडॉन क्या होता है? बोलो बोलो। पॉइजनस तो नहीं, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो जो रेडॉन है ना गैस, रेडॉन गैस है ना, रेडॉन गैस है, ये बेसिकली रेडियो एक्टिव गैस, ठीक है, रेडियो एक्टिव गैस है। और ये कब निकलता है, कहाँ निकलता है? तो जब यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, उसमें ये गैस निकलता है ना। इट इज रिलीज ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम, रेडियो एक्टिव डीके, डीके ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो रेडॉन गैस है ना, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, कोई भी स्मेल इसमें कुछ नहीं होता है, कोई ऑर्डर इसका नहीं है। नहीं, कलर इसमें नहीं है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वेरीफाई भी किया है कि इट इज ए कलरलेस गैस, है ना, इट इज ए कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, नो स्मेल, नो कलर, नो टेस्ट। रेडॉन गैस का कोई भी कलर नहीं होता, नो कलर, ठीक है, नो टेस्ट, नो स्मेल, है ना, इसका कोई सुगंध भी नहीं होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो है हार्मफुल, इसका जो इफेक्ट है, क्या होता है कि अगर किसी रीजन में जहाँ पे यूरेनियम का खदान है ना, और इस तरीके का चीज है, अगर वहां पे रेडॉन गैस बाहर आएगा, तो वहां के लोगों को जो है लंग्स कैंसर को कॉज करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, क्योंकि इसको आप गैस जो है आप इनहेल करेंगे, आपके लंग्स में जाएगा। रेडॉन गैस क्या करता है, ये खुद भी रेडियो एक्टिव होता है ना, और ये जब रेडियो एक्टिव डिके करेगा, तो हाई एनर्जी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स भी ये सब डिके करेगा। और इस मतलब रेडॉन गैस जो है सो रेडियो एक्टिव जो है गैस है, तो कोई भी एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव है, तो जाहिर सा बात है कि वो हाई एनर्जी जो रेज होते हैं, जैसे कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, है ना, ये सभी जो है सो रेडियो एक्टिविटी डीके में निकलता है, तो उस तरीके से रेज ये भी इमिट करता है। और आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिव जो रेज होते हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल रेज होते हैं, जो कि हमारे सेल के डीएनए को ऑल्टर कर सकता है, और उसके वजह से कैंसर कॉज कर सकता है। जहां पे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, वहां पे ये रिलीज होगा, है ना। अगर कोयले के खदान में अगर यूरेनियम पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होगा, तो रेडॉन गैस भी रिलीज होगा वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर कोयले के खदान के गैस की बात करते हो, तो सबसे ज्यादा मीथेन गैस होता है उसमें, मीथेन गैस, है ना, मीथेन गैस होता है। हाँ, मीथेन बेसिकली जो भी नेचुरल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको कोल माइंस में प्रेजेंट रहता है। मीथेन गैस को पहले क्या होता था ना कि जैसे, अभी तो खैर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गया है ना, जैसे कि हम लोग भी शिप पे जब सेलिंग करते थे, तो हमारे पास ना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता था। जैसे कि शिप पे क्या होता है कि जैसे कि कोई इनक्लोज स्पेस है ना, सपोज कि वहां पे बहुत दिन से तेल भरा हुआ था, तो तेल का फ्यूम्स वहां पे जमा हो जाता है। तो अगर सपोज कि तुम्हें टैंक्स में अगर कुछ उसका इंस्पेक्शन करना है कि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ या फिर कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले वहां पे उसका ऑक्सीजन लेवल नापा जाता है ना, या फिर और कोई पॉइजनस गैस तो नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं है वहां पे, मीथेन तो नहीं है वहां पे, नहीं रिएक्ट नहीं, अगर मीथेन ये सब रहेगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना, काफी कम्बस्टिबल गैस होता है मीथेन। तो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तो पहले क्या क्या होता था कि जब कोयला खदान होता था ना, तो उसमें एक सिंगिंग बर्ड को ले जाता था, एक चिड़िया को पकड़ के ले जाता था, और उसका क्या होता था ना कि वो इस चीज को पकड़ लेता था कि ऑक्सीजन का मात्रा कितना है ना। अगर वो बर्ड जब तक चहचहा रहा है, समझो कि ऑक्सीजन ठीक ठाक है, तो लोग उसको सेफ समझता था कि हाँ अभी हम लोग खदान में घुस सकते हैं। अगर वो चिड़िया डेथ कर गया, है ना, मर गया, तो लोगों को लगा नहीं नहीं अभी इसमें जाना सही नहीं है, अभी ऑक्सीजन का लेवल कम है, मीथेन ये सब काफी ज्यादा है, तो उसको वेंटिलेशन किया जाएगा, बड़े बड़े पंखा लगा करके उसमें पहले हवा
जो है पंप किया जाएगा, उसके बाद लोग उसमें जाते थे। अब तो खैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं। हाँ, ठीक है, तो रेडॉन इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस, किसका, रेडॉन का। मतलब कि ये मोस्टली किसी भी रेडियो एक्टिव डिके करने वाले एलिमेंट्स के उसमें रेडियो एक्टिविटी डिके में ही ये जो है सब मतलब फॉर्मेशन इसका होता है। ये नेचुरली इन्वायरमेंट में जैसे कि बाकी गैस प्रेजेंट होता है वैसे नहीं होता है ना। बट हाँ, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होगा वहां पे ये रेडॉन गैस का फॉर्मेशन होगा और ये शायद वहां पे फैल सकता है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये सवाल पूछने का मतलब है कि इन जनरल कौन सा गैस प्रेजेंट नहीं होता है ना। अब गैस है तो एटमॉस्फेयर में ही आएगा ना, रिलीज होकर के तो वहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नियोन। अब देखो ये सवाल पूछने का जो है नियत क्या है पता नहीं, लेकिन फिर भी इसमें से अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। जाहिर सा बात है कि नाइट्रोजन ही चुनोगे, सबसे ज्यादा वही है। लेकिन परमानेंट गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, ओजोन भी है, नियोन भी है, नाइट्रोजन भी है ना। लेकिन इस सवाल को पूछने का मुझे ऐसा लॉजिक लगता है कि नाइट्रोजन का एक तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, 78% है ना। बाकी जो गैस है इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है ना, इस वजह से। और दूसरा, आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो आपके एरिया रीजन के हिसाब से भी वेरी करता है। जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है, वहां पे जो भी गाड़ी ये सब चल रहा होगा उससे व्हीकल इमिशन ज्यादा होगा, तो वैसे रीजन में CO2 का मात्रा है सो ज्यादा हो जाएगा, है ना। ओजोन जो है बेसिकली, अब देखिए तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज जब सन का, जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा, आपको मालूम है कि हाई एनर्जी जो है, काफी ज्यादा एनर्जी होता है इन सब रेज में। तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है ना, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन है सो डाई एटम होता है ना, दो एटम मिलकर के ऑक्सीजन जो है हमेशा कंबाइंड रहता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करेगा ना, इसको दो सिंगल एटम में तोड़ देगा, है ना, सिंगल एटम में तोड़ देगा, है ना, ओ और ओ में, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक सिंगल ऑक्सीजन, है ना, एक डाई एटम ऑक्सीजन के साथ जाकर के जो है सो जुड़ जाएगा और O3 बना देगा, ओजोन बना देगा। समझ में गया। तो ओजोन का भी फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इस वजह से भी शायद ये ऑप्शन में उसको परमानेंट गैस जो है नहीं माना जाएगा। बाकी जो नियोन है वो ऑलरेडी उसका कंसेंट्रेशन इतना कम होता है कि उसको एज ए परमानेंट गैस ट्रीट नहीं करेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ, इसका भी कंसंट्रेशन हमने देखा ना कि 0.035 है ना, इतना परसेंट है। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते रहता है, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। शॉर्ट वेव, लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 8वीं का राइट आंसर होगा, atmosphere is mainly heated by the terrestrial radiation, mainly heated by the long wave terrestrial radiation, है ना। 8वीं का सी हो जाएगा राइट आंसर। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, सी इज द राइट आंसर। इस बार यूपीएससी फिर से इस कॉन्सेप्ट में सवाल पूछा था, है ना, अगर आपने संडे का पेपर देखा होगा तो। हाँ, उस सवाल में एक दो चीज और ऐड किया हुआ था, है ना। बता देंगे कॉन्सेप्ट, अभी समझ लेना, है ना। द रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर इज, 9वें का राइट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, हीलियम, वाटर वेपर। ये अच्छा सवाल है, बताओ। 9वें का राइट आंसर क्या होगा जी। डस्ट पार्टिकल्स होगा राइट आंसर इसका। डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन। नहीं नहीं,
नहीं मतलब डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, लाइट का डिफ्यूजन क्या है, जैसे समझो कि अ, अगर सपोज कि यहाँ पे दीवार पे देखो, दीवार पे देखो, क्या इस दीवार पे तुमको ऐसा लग रहा है कि आंख पे बहुत ज्यादा रोशनी आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। लेकिन लाइट को देखो तो, लाइट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो इसी को बोलते हैं दिस इज द डिफ्यूज्ड लाइट, दिस इज द डिफ्यूज्ड लाइट एंड दिस इज द कंसंट्रेटेड लाइट। समझ गए? डिफ्यूजन मतलब कि फैल जाना। अगर लाइट डिफ्यूज हो जाएगा तो उसका जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है ना? डिफ्यूजन क्यों होता है? तो डिफ्यूजन होता है स्कैटरिंग के वजह से, रिफ्लेक्शन के वजह से। समझ में गया? देखो जैसे कि यहाँ पे ये क्या सवाल में क्या है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, है ना? ठीक है, बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। अब सपोज कि एक सनलाइट जो है, एक सन रे यहाँ पे आया है, ठीक है, सन रे यहाँ पे आएगा। अब क्या करेगा कि इस पार्टिकल को हिट करेगा, अब ये पार्टिकल क्या करेगा ना, इसको स्कैटर कर देगा दूसरे की तरफ। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अब ये क्या करेगा, इसको ना स्कैटर कर देगा इधर की तरफ। अब ये क्या करेगा, इसको स्कैटर करेगा इधर की तरफ, हाँ, उस लाइट रेज को। अब ये इधर स्कैटर कर देगा, है ना? कई डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो जाता है लाइट, है ना? तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो लाइट है वो डिफ्यूज कर जाता है, काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप देखो तो अगर जैसे कि ये अगर सारा लाइट बंद कर दे हम लोग, फिर भी बाहर का लाइट आपको दिखेगा रूम में आता हुआ, है ना? लेकिन डायरेक्ट सनरेज तो नहीं आ रहा है, तो ये कैसे आता है? ये डिफ्यूज लाइट हमारे पास आता है। समझ में गया? तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट का जो मेन रीजन क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल्स, और इसकी वजह से है सो स्कैटरिंग होगा, है ना? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब कि अगर आप सरल भाषा में समझो तो उसको लाइट के रेस को टकरा करके इधर उधर तितर बितर कर देना। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसी भी वेव्स का जो है सो हो सकता है। अगर हाँ, अगर अगर वैक्यूम है तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, साउंड जो है मीडियम चाहिए। तो अगर मीडियम में अगर उसका काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन है ना, तो डिफ्यूजन होगा, साउंड का क्वालिटी है सो खराब होगा उसका, है ना? यही वजह है कि आप देखिए कि आपके जो थिएटर्स जो होते हैं, सिनेमा हॉल जो होता है, वहां पे, है ना, आप कभी उसका दीवार नोटिस करना, दीवार पे क्या होता है ना, स्पंज लगाया जाता है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वहां पे हार्ड प्लास्टर अगर लगा दिया जाए तो वहां पे लोग बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज हो जाएगा, है ना? तो अगर उसी तो साउंड भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप चाहते हैं कि साउंड को या तो एब्जॉर्ब करके रखा जाए, या फिर साउंड को अगर और बढ़ाना है तो आप उसको हार्ड सरफेस लगाओ, ताकि साउंड वेव्स जो है सो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करके और उसका इंटेंसिटी बढ़े, है ना? तो वो उसमें भी होता है। लेकिन एटमोस्फेयर में डिफ्यूजन ऑफ लाइट इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच एटमोस्फेरिक लेयर, अधिकांश मौसमी गतिविधि किस वायुमंडलीय परत में होती है? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, है ना? सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि जो वेदर एक्टिविटी है, वेदर एक्टिविटी का मतलब कैसा वेदर एक्टिविटी? वेदर एक्टिविटी में सबसे सबसे पहले तो होगा रेनफॉल, है ना, बारिश, ठीक है, रेनफॉल, थंडर, बिजली चमकना, है ना, बिजली गर्जन, लाइटनिंग, लाइटनिंग, है ना, बिजली चमकना जो है, साइक्लोन्स, चक्रवात, है ना? आप देखिए तो स्नोफॉल, है ना, ये सभी जो है सो वेदर एक्टिविटीज है ना? ये कहाँ पे होता है मोस्टली, है ना? तो आपके ट्रोपोस्फेयर में, है ना, क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके पीछे का वजह क्या है, क्यों क्षोभ मंडल में ही सबसे ज्यादा ये चीज होता है? क्योंकि ये सभी जो है, जो थर्मल हीटिंग होता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा, है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये समझो, देख, सब जो है सो टेम्परेचर का कहानी है, टेम्परेचर का कहानी है। ठीक है, टेम्परेचर का कहानी है ये। हालांकि पहले भी बताए हैं बट फिर भी समझ लो कि, ठीक है, वाइट, सपोज दिस इज द ग्राउंड सरफेस,
है ना, ग्राउंड सरफेस, है ना, ग्राउंड है। इसके ऊपर का जो जस्ट जो एटमॉस्फेयर का लेयर होगा वही तो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, सौरमंडल वही तो है ना। तो क्या होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, जो सपोज कि सनलाइट है यहाँ पे, है ना, जो सनलाइट है जो अर्थ पे आता है, अर्थ पे पहुंचेगा, है ना, अर्थ पे पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंचेगा, है ना, ये शॉर्ट वेवलेंथ का होता है ना, ये लिख लो, नोट कर लो, शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ जो है इसका कम होगा, है ना, कम होगा मतलब कि कैसे, अब देखो जो विजुअल रेंज है उसको क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं कि नहीं, है ना, विबग्योर। इसमें जो वॉयलेट का है ना, वॉयलेट के इधर और छोटा अगर वेवलेंथ कर दोगे तो अल्ट्रा वॉयलेट हो जाएगा। जो लाल रंग है इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ जो है सो अगर यहां से इधर की तरफ बढ़ोगे, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, ये बढ़ेगा, है ना, इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ आओगे तो वेवलेंथ है सो घटेगा, समझ में गया। तो जब रेड के एंड पे रहोगे इसके बाद क्या होगा, इंफ्रारेड आ जाएगा, है ना, इंफ्रारेड आ जाएगा, ठीक है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ये बेसिकली इस वाले रेंज में है सो ज्यादा रहता है ना, उसका एनर्जी ज्यादा होता है ना, एनर्जी ज्यादा होता है। तो ये सभी जो आपको जो सन रेज होंगे बेसिकली, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो हमारे ऑक्सीजन है ना, ये इसके साथ जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, मतलब कि इसको है सो आने देता है, ठीक है, नीचे की तरफ आने देगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो रेज अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा, अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा, जैसे कि हमारा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ओशंस हो जाएगा, है ना, उसको ये गर्म करेगा, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, गर्म करेगा। अभी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो ट्रांसपेरेंट है शॉर्ट वेवलेंथ रेज के लिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि आर पार हो जाना, है ना, उसमें कोई भी बाधा उसमें नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, है ना, कि अब जो हमारा जो नीचे का जो अर्थ सरफेस है, ये अब गर्म हो जाएगा, है ना, सपोज कि ये गर्म हो गया, है ना, गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन जिसको बोलते हैं, सूर्य तप जिसको बोलते हैं, उसके वजह से गर्म हो जाएगा। अब जब ये गर्म होगा तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज, कोई भी बॉडी जिसमें थोड़ा सा भी तापमान, थोड़ा सा भी टेम्परेचर है, वो इंफ्रारेड लाइट्स को इमिट करता है। समझ में आ गया, इंफ्रारेड लाइट्स। इंफ्रारेड लाइट जो है ना, ये जो इंफ्रारेड लाइट है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हीट को लेकर के ट्रेवल करना, है ना। इंफ्रारेड, अगर आप कहीं पे सोलर, जैसे सपोज कि बाहर धूप में आप खड़े रहते हो, आपको जो गर्मी महसूस होती है बेसिकली, अगर वो किस वजह से ज्यादा, तो इंफ्रारेड लाइट्स की वजह से, है ना, इंफ्रारेड लाइट्स की वजह से। तो जब अर्थ का सरफेस जब गर्म होगा तो ये क्या करेगा ना, लॉन्ग वेव एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो वेवलेंथ है, उसका जो वेवलेंथ है वो है सो ज्यादा लंबा है, यानी कि इंफ्रारेड वाले रीजन में है ना। आप इसको लिख सकते हो कि इट इज इन द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, जिसका लॉन्ग वेवलेंथ इसको क्या करेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं, है ना, क्लाउड्स हैं, प्लस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस होता है, जैसे कि मीथेन, CH4 मीथेन, ये सभी गैस क्या करेगा ना, कि इन सारे इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो कि अर्थ के गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ ऐसो जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हमारा जो वायुमंडल है, आप अब आप कह सकते हो कि इसको जो है सो नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ये है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वह नीचे से गर्म होता है। इसके पीछे का वजह क्या है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये बात बताओ कि जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये किस वजह से हुआ। तो इसके पहले आपको मालूम है कि इंसोलेशन आ रहा था पृथ्वी पर, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ में था, हाई एनर्जी था, वो आकर के पृथ्वी के सतह को गर्म कर दिया,
और गर्म होने की वजह से वापस से रेडिएशन जो है ना, जैसे कि देखो ना कि अगर कभी कोई तावा है ना, तावा है, तावा के नीचे से जब चूल्हा जलता है तो तावा गर्म होता है। कभी तावा के ऊपर से हाथ रख के दूर से रखो ऐसे करके, तो क्या उसमें हीट महसूस होता है कि नहीं? वही समझो कि यहाँ पे हो रहा है कि दिन भर जो है सो पृथ्वी का जो सतह है ना वो धूप में तप गया। हाँ, वो थोड़ा सा दिखेगा, डेंसिटी डेंसिटी जो है अलग हो जाता है हवा का इस वजह से। तो कहने का मतलब है कि सेम वही हमारे वायुमंडल में भी हो रहा होता है। तो वायुमंडल हमारा जो है सो, अगर कभी स्टेटमेंट अगर एग्जाम में बार बार पूछता है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है ये कॉन्सेप्ट पे सवाल कि एटमोस्फेयर जो है सो क्या वो ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है कि नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है? तो नीचे से ऊपर की ओर गर्म होगा, है ना, इसको दिमाग में बैठा लो, समझ में आ गया? तो वही कॉन्सेप्ट का सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, हाँ, ये कुछ और बता रहा था मैं। तो इसके वजह से क्या होगा, देखो, जब एटमॉस्फेयर का हीटिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे आपको जो है वाष्पीकरण, सपोज कि यहाँ पे ओशियंस भी हैं, तो क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है सो वाष्प बनेगा कि नहीं, इवापोरेशन होगा कि नहीं? इस वजह से जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, सबसे नीचे वाला जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, उसमें आपको गर्म हवा है सो नीचे से गर्म होके ऊपर की ओर राइज भी करेगा, प्लस जो वाष्प है वो भी ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो बारिश हो जाएगा, है ना, चक्रवात बनेगा, सब होगा। तो इसी वजह से आप देखिए तो ट्रोपोस्फेयर में आपका सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटीज जो है सो इसमें होगा, समझ में गया? लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, समताप मंडल, तो वहां पे इतना ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। जिस तरीके से ये जो गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से जो, एक मिनट सुन लो, नीचे से जो गर्म हवा ऊपर की ओर जो राइज कर रहा था, वो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में राइज नहीं करेगा। इस वजह से देखो तो वहां पे थोड़ा सा हवा, विंड्स, ये सब एब्सेंट रहता है। और यही वजह है कि आपको यहाँ पे जो हवाई जहाज है ना, बेसिकली जो एरोप्लेन है, सबसे ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलाया जाता है, समझ में गया? वो भी ये क्वेश्चन है, आगे देखेंगे उसमें। क्या बोल रहे थे, बोलो, कुछ पूछ रहे थे क्या? तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, मोस्ट वेदर एक्टिविटीज जो है सो आपके ट्रोपोस्फेयर में हो जाएगा। इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर विच वन इज द लोएस्ट लेयर? बताओ सबसे नीचे कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, है ना, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल हो जाएगा सबसे नीचे, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये कह सकते हो कि जो भी वेव्स का, खास करके जो रेडिएशंस हैं, जो हाई एनर्जी वेव होगा ना, जिसमें ज्यादा एनर्जी है, उसका देखोगे फ्रीक्वेंसी है सो ज्यादा होगा और उसका वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा रेडिएशन जिसका एनर्जी कम है ना, उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा, समझ में गया? जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज है, बहुत ज्यादा एनर्जी होगा उसमें, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ बहुत कम है ना। लेकिन जो वेव्स, जो रेडिएशन जिसमें एनर्जी कम है, उसका फ्रीक्वेंसी है सो कम कम होगा, वेवलेंथ है सो ज्यादा होगा, है ना, उल्टा होता है, समझ में गया? हाँ हाँ हाँ, प्लैंक्स का जो इक्वेशन एक है ना, ई इज इक्वल टू एच एच लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा वाला जो है, वो आप ट्वेल्थ में फिजिक्स में पढ़े होगे अपने। ये हटाओ इसको। ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर बिकॉज, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म भाग है क्योंकि देर आर चार्ज पार्टिकल्स इन इट, ना आर्टिकल्स नहीं, चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन इट। इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस, या पृथ्वी की सतह से गर्म होती है। हीट इज जनरेटेड इन इट, इसमें उष्मा है सो उत्पन्न होती है। इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, यह सूर्य के सबसे निकट है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको हम समझाए कि ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर बिकॉज इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस फ्रॉम बिलो। आगे और भी लिख लो इसमें, फ्रॉम बिलो, है ना, नीचे से गर्म होगा, ड्यू टू ड्यू टू आउटगोइंग आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन,
जो कि किस तरीके का रेडिएशन होता है, तो लॉन्ग वेव होता है, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि इंफ्रारेड वाले रेंज में होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इस वजह से इंफ्रारेड जो है सो इनविजिबल होता है ना। हम लोग जो ह्यूमन आईज जो है हमारा, वो सिर्फ वायलेट से लेकर के ग्रीन रेड तक का जो वेवलेंथ है बस उसी को हम लोग देख पाते हैं। अगर जैसे है ना, इसी इसी वजह से तो जो है वेव ग्योर जो है बेसिकली, है ना, इसका रेंज कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर, है ना, यही है। तो जो इंफ्रारेड होगा ना, उसका 700 से भी ज्यादा का उसका वेवलेंथ होता है, इस वजह से उसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। सेम उसी तरीके से वॉलेट से और कम हो जाएगा अल्ट्रा वॉलेट, वो भी हमको नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि विजिबल रेंज से कम उसका है सो वेवलेंथ हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास सोचो कि कुछ ऐसा होता कि हम इंफ्रारेड रेज को भी देख पाते, तो रात में आपको दिखाई देता कि कैसे पृथ्वी के सतह से जो है सो लाइट निकल रहा है ना। बट हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जो है नेचर, जो प्रकृति है, हमें बस सिर्फ इसी वेवलेंथ का जो है एक ब्रैकेट दे करके रखा है कि बस यही आप यही चीज आपको देख पाएंगे, बाकी इसके बाहर का वेव्स को आप नहीं देख सकते हैं, है ना। लेकिन आपको मालूम है कि एक नाइट विजन कैमरा होता है, नाइट विजन कैमरा, ये क्या होता है। नाइट विजन कैमरा जो होता है, हाँ, नाइट विजन कैमरा क्या होता है कि भाई अब मान लो कहीं पे लड़ाई हो रहा है ना, आर्मी नेवी ये सब गया, तो पहले वाला महाभारत वाला तो हिसाब किताब है नहीं, है ना, कि सूर्यास्त हुआ तो शंख फूका गया कि अब कल सुबह में आके फिर लड़ेंगे, है ना। तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि रात में भी वॉरफेयर जो है सो उनका काम कर सके। तो जैसे एयरक्राफ्ट है, या फिर जो मान लो ग्राउंड पे जो ट्रुप्स, जो भी सैनिक मूव करता है, उनको एक नाइट विजन कैमरा दे दिया जाता है, जो कि इंफ्रारेड रेज को है सो डिटेक्ट कर सकता है। जो नाइट विजन कैमरा होता है, वो इंफ्रारेड लाइट को है सो डिटेक्ट करता है। अब सपोज कि कोई इंडिविजुअल, कोई दुश्मन जो है सामने से मूव करेगा, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है सो कितना होता है, 98 डिग्री फॉरेनहाइट के अराउंड होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो वो भी इंफ्रारेड लाइट है सो इमिट करेगा, और नाइट विजन कैमरा में दिख जाएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, पूरा बॉडी जो उसको दिखेगा कि ऐसा इंफ्रारेड लाइट इमिट करता हुआ, तो समझ जाए कि हाँ कोई आदमी है वहां पे, उसको टारगेट करके हिट कर सकता है। तो ये सब चीज जो है सो इंफ्रारेड कैमरा ही होता है। दूसरा एक चीज और बताते हैं आपको, जो हमारा जो स्नेक होता है ना, सांप होता है, सांप, स्नेक, इसके पास भी है सो इंफ्रारेड विजन होता है। इंफ्रारेड विजन जो है सो होता है सांप के पास, सांप के पास, ठीक है। आप देखिए कि गांव में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता होगा कि रात में जो है एक व्यक्ति को सांप काट लिया सोए हुए और वो मर गया, है ना, अक्सर ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का वजह क्या है कि जो सांप जो है बेसिकली, है ना, सांप क्या करता है ना, सपोज उसका जो टंग होता है, सांप का जो जीव जो होता है, उसमें एक, आप देखो कि सांप बार बार है सो जीव को अंदर बाहर करता है ना। क्यों करता है, टेम्परेचर, नहीं, नहीं, हीट को सेंस, नहीं, देखो, सांप का जो टंग होता है ना, सपोज कि, नहीं नहीं, सांस, टंग से जीभ से थोड़ी सांस लेगा। सांप को कान नहीं होता है, नाक तो होता ही है ना, नाक सांस तो लेगा ना। कान, कान नहीं होता है, कान जो है उसका, देखो, जो स्नेक जो है बेसिकली, है ना, इसका डायग्राम कैसे बनाए, है ना, सपोज किया सांप, मतलब एक मिनट, है ना, नाग सांप बना देते हैं ऐसे करके, है ना, कोबरा सांप है ना, ये बत्तख टाइप का तो नहीं बन जाएगा। खैर जो भी है, सांप समझो इसको, है ना, सांप हो गया, है ना, इसका आंख है ऐसे करके, है ना, और ये जीभ ऐसे निकालता है। हाँ, मतलब उस साइड वाला आंख उधर है। ये जो जीव, जो टंग जो होता है ना, ये क्या करता है, बार बार जब टंग को निकालता है बाहर की तरफ में, तो कोई भी सपोज कि चूहा है ना, कैसे पता चलेगा कि इसको चूहा यहाँ पे है छुपा हुआ, कैसे पता चलता है। तो जाहिर सा बात है कि हर एक चीज का एक स्मेल बॉडी ऑर्डर होता है ना, बॉडी ऑर्डर होता है। तो ये क्या करेगा, सांप जो है, जीव जब लपलपाता है, तो अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास उसके स्मेल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको जीव में उसको है सो ऑब्जर्व करेगा। और इसका ब्रेन का ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो दिमाग का जो हिस्सा है, जीव को अंदर लेके उस पर टच कराता है। समझ में गया।
जीव को लेकर के उसके ब्रेन को वाले हिस्सा पे टच कराता है। जैसे कि तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर स्मेल से, जैसे कि चिड़िया का स्मेल, चूहा का स्मेल, है ना, कुछ भी ऐसा कीड़ा का स्मेल जो भी है, जो कोई जिसको ये शिकार करता है उसका स्मेल इसको पता चल जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो अब मान लो कि दिन के समय है, डे टाइम है, डे टाइम है, तो पहले तो इसको दूर से जो है उसका जो है चूहा का स्मेल आ गया तो वहां तक टहलते टहलते पहुंच जाएगा, है ना। दूसरा, इसको दिख जाएगा, है ना, कि चूहा यहाँ पे है तो उसको अपने हिसाब से पकड़ लेगा। लेकिन सपोज कि रात का समय, है ना, नाइट के समय तो चूहा इसको उतना ही दिख रहा है। तो नाइट में क्या होता है बेसिकली कि इसके पास जो है इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है ना, उसको भी डिटेक्ट करने का क्षमता है ना। तो चूहा क्या करेगा, अंधेरे में है तो इधर से उधर कूद फान मचा रहा होगा, तो इसको दिख जाएगा कि लाइट का एक सोर्स जो है, इंफ्रारेड लाइट का जो सोर्स है, छोटा सा बॉल जैसा, है ना, गेंद के जैसा, इधर से उधर घूम रहा है, तो उसी को टारगेट करके स्ट्राइक करते हैं। समझ गया। तो सेम वही होता है जब आदमी लोग, है ना, गांव में सोया रहेगा, पैर के पास अधिकतर या फिर कहीं पे भी जो है सांप जो है उसके बॉडी ऑर्डर से पहुंचेगा, उसको लगेगा कि कुछ चूहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसा चीज है। और वहां पे जब पहुंचेगा तो क्योंकि आदमी का बॉडी है सब गर्म होता है, उसको इंफ्रारेड की वजह से दिखेगा कि कुछ खाने का चीज है, उसको वो हिट कर देगा। समझ में गए। इस वजह से अक्सर आपको जो है रात में जो है गांव में जहाँ पे लोग अक्सर जमीन पे सो जाते हैं या फिर जो है छोटा सा उसके चौकी वौकी पे सो जाते हैं जिसका हाइट ज्यादा नहीं होता है, कुछ इस तरीके से सांप आपका जो है वहां पे काटने से जो है मृत्यु हो जाता है। समझ गए। तो इंफ्रारेड जो है लाइट जो है ये अपने आप में मतलब हर बॉडी इमिट करेगा, हर बॉडी इमिट करेगा। जो भी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री, जो आप 0 केल्विन जो आप बोलते हो, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगा ही करेगा। जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना ज्यादा इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगा। समझ में गया। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। among the atmospheric layers which is the most dense that occupies 85% of the atmosphere? चौथे का राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत सबसे सघन है जो वायुमंडल का 85% भाग घेरती है? हम्म ट्रोपोस्फेयर ही होगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी का होगा ना। डेंसिटी होने की वजह क्या है इसमें? एक्टिविटी की वजह से। क्षोभ मंडल का घनत्व जो है सबसे ज्यादा होगा, डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, इसके पीछे का वजह क्या है? अरे इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसका भार उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। जैसे कि सपोज कि ये आपका अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर है सो ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर है सो मेसो सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर ये रहा, स्ट्रेटो ये रहा, मेसो ये रहा। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो ये हवा का जो भार है, क्या वो इसको है सो ऊपर से दबाव इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इस वजह से ट्रोपोस्फेयर का डेंसिटी है सो सबसे ज्यादा होगा, है ना, इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो। लाइटनिंग एंड थंडरिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बिजली जो है चमकना, ये भी बिल्कुल इसी में होगा, ट्रोपोस्फेयर में होगा, है ना, क्षोभ मंडल में होगा। इसके पीछे का वजह क्या है? जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि जो भी वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही होता है ना, क्षोभ मंडल में ही होता है ना। एक बात बताओ कि लाइटनिंग और थंडरिंग जो है सो किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है ना। मैंने आपके ज्योग्राफी के क्लासेस में ऑलरेडी पहले क्लाइमेटोलॉजी वाले क्लास में बताया था। इंड्यूस चार्ज की वजह से, ठीक है, चार्ज की वजह से होता है ना। देखो लाइटनिंग है, बिजली क्यों चमकता है ना, बिजली क्यों चमकता है और उससे आवाज क्यों आता है ये बताओ। बादल के टकराने से। कितना लोगों को लगता है कि बादल के टकराने से जो है आवाज उत्पन्न होता है? बादल के फटने से नहीं। क्लाउड बर्स्ट जो है वो अलग चीज होता है। बादल फटना जो बोल रहे हो ना उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, वो एक अलग चीज होता है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट जो है बेसिकली जो तुम बोल रहे हो क्लाउड बर्स्ट, वो क्या होता है कि सपोज कि एक हिली एरियाज है ना, हिली एरियाज है, ठीक है, हिली एरियाज है। तो जाहिर सा बात है कि जहाँ पे हिल होता है, जहाँ पे पर्वत होता है, वहां पे अगर अगर एयर जिसमें मॉइस्चर है अगर वो पहुंचेगा तो हिल के साथ ऊपर में राइज करता
है ना, ऊपर की ओर राइज करेगा। तो अगर सपोज कि जहां पे मॉइस्चर लेडन एयर, ऐसा एयर जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, अगर वो हिली एरियाज में पहुंच जाए ऑल ऑफ ए सडन किसी वजह से, तो क्या होगा कि, है ना, बहुत तेजी से वो ऊपर की तरफ राइज करता है। जब ऐसा होगा, है ना, जब भी एयर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो आपको मालूम है कि ऊपर का तापमान है सो कम होता है ना, ट्रोपोस्फेयर में। इसके वजह से इसका जो वाटर वेपर है ना, जो वाष्प है, जल वाष्प है, अब क्या होगा, उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, संघनन होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे है सो बारिश होगा, रेनफॉल होगा। तो सपोज कि ऐसा हिल्स के बीच में अगर ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा क्लाउड, बहुत ज्यादा वाटर लेडन अगर एयर पहुंच जाए, तो क्या वहां पे कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा कि नहीं? उसी को कहते हैं बादल का फटना। समझ में गया? क्लाउड बर्स्ट उसी को बोलते हैं। तो क्या क्लाउड बर्स्ट जो है हमारे किसी प्लेन एरियाज में होगा क्या? नहीं होगा। ये माउंटेनियस रीजन में होता है, हिली रीजन में होता है ना। अब आते हैं लाइटनिंग के ऊपर कि लाइटनिंग क्या होता है। देखो, कभी भी जैसे कि आप लोग नोटिस किए होंगे कि बाल में कभी कंघी करो, है ना, और उस कंघी को कागज के टुकड़ा के पास में ले जाओ, तो क्या वो उसको अट्रैक्ट करता है कि नहीं, है ना? तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब भी दो सरफेस के बीच में घर्षण होगा ना, तो चार्ज का फॉर्मेशन होगा, चार्ज हो जाएगा वो। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब, जिस समय आप देखिए, जब बारिश होने वाला रहेगा, जब रेनफॉल होने वाला रहता है, रेनफॉल होने वाला रहता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स जो है सो, है ना, हवा, वायु, है ना, पवन, ये सब काफी तेज हो जाएगा, विंड्स बढ़ेगा। विंड्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो भी क्लाउड्स हैं, जो भी बादल हैं, है ना, जो भी बादल है, क्लाउड्स है ना, क्या अब ये तेज गति से मूव करेगा कि नहीं? तो जब तेज गति से मूव करता है तो आपस में घर्षण करता है। तो जब घर्षण करेगा तो क्या होगा, उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप हो जाएगा जी, चार्ज डेवलप हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो सपोज कि ये एक बादल है। चार्ज के बारे में आपने अपने फिजिक्स के क्लास 12th में पढ़ा होगा। चार्ज जो है सो सतह पर आकर के जमा होता है। चार्ज इज ए सरफेस प्रॉपर्टी, कितना लोग को याद है, पढ़ा होगा आपने? चार्ज जो है सो सरफेस पे जमा होता है, और इसके वजह से सपोज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है सो जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसके वजह से क्या होगा कि दूसरे क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज है सो इंड्यूस हो जाता है। चार्ज का प्रॉपर्टी आप याद करो, क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़े होगे कि अगर किसी सतह पे अगर नेगेटिव चार्ज है और उसके सामने वाले सतह पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज है सो जनरेट हो जाता है ना, है ना, जनरेट हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब देखो कि समझो कि बैटरी का दो टर्मिनल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब बीच में चूंकि रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो हवा जो है सो बीच का है सो मॉइस्ट है, भींगा हुआ है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बैटरी के टर्मिनलों को भी तार से ऐसे छुआए हो, कैसे स्पार्क मारता है, वही स्पार्क यहाँ पे आपका बिजली है। समझ में आ गया? बिजली होगा। बिजली किस वजह से? जब दो अपोजिट चार्ज के बीच में एक पाथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। और ये शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? तो आपका जो एयर है ना वो भी आयोनाइज हो जाता है। मॉइस्चर तो है ही, एयर भी आयोनाइज हो जाता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी कि एक साल भर में जो बिजली हम लोग किसी एक एनटीपीसी के प्लांट में जो उत्पादन होता है, वो सिर्फ एक बिजली के चमकने में उतना ही एनर्जी रिलीज हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत हाई लेवल का वोल्टेज होता है ये। तो इसके वजह से लाइटनिंग होगा। समझ में आ गया? अब जब लाइटनिंग होगा तो जाहिर सा बात है कि लाइटनिंग की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसका तापमान, है ना। लाइटनिंग है तो हीट करेगा, है ना, गर्म करेगा। तो इसके आसपास का जो हवा है ना, इसके आसपास का जो हवा है ना, उसको सडन एक्सपैंड कर देता है। समझ में आ गया? जब सडन एक्सपेंशन होता है, उसी के वजह से धमाका का आवाज आता है। जैसे बॉम्ब विस्फोट होता है तो क्या होता है कि कैसे उसके गैस एकदम से बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है ना, एक वेव्स जनरेट करता है। वही यहाँ पे थंडर का आवाज आता है। तो लाइटनिंग और थंडर ऐसा बोला जाता है कि सामान्यतः एक साथ होता है। लाइटनिंग क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है तो हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देता है, आवाज थोड़ी देर के बाद कान पे पहुंचता है। कभी देखो बिजली चमकेगा तो पहले से बिजली चमकता दिखाई देगा, फिर उसके 1 सेकंड के 2 सेकंड बाद उसका आवाज आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो तो जैसे ही
जैसे ही लाइटनिंग होता है उसके वजह से इतना ज्यादा हीट रिलीज हो जाता है कि उसके हवा को एक्सपैंड कर दिया, और जैसे ही एक्सपैंड हुआ उसकी वजह से साउंड क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? तो लाइटनिंग और थंडर किस वजह से होगा? तो चार्ज के जनरेट होने की वजह से। और चार्ज क्यों जनरेट हो रहा है? तो आपको मालूम है कि रेनफॉल जब हो रहा है तो उस समय हवा का गति भी ज्यादा है, विंड्स भी ज्यादा है, और इसके वजह से एयर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्लाउड के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। तो अगर चार्ज ना हो तो ये चीजें नहीं होंगी। समझ में आ गया? वो तो बहुत तेज रहता है ना, बहुत तेज स्पार्क होता है। बिजली को तो वैसे भी नहीं, बट फिर भी उस इतना ज्यादा, अगर सपोज के पास में बिजली चमकेगा तो इतना ज्यादा इंटेंस लाइट होता है कि आपके आपके रेटिना पे जो उसका इमेज पड़ता है ना, उसको डैमेज कर सकता है। वो रेटिना जो क्या है, सेल है, उसको डैमेज कर सकता है। जैसे सूर्य पे नहीं 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 नहीं, वो सब बेकार हुआ। वो सब, हाँ वो पेड़ वेड़ को डैमेज कर देगा, है ना, जल जाता है, जल जाता है वो तो है ही। तो ये तो हो गया क्लाउड, क्लाउड के बीच में लाइटनिंग। देखो ये जो लाइटनिंग हमने आपको दिखाया, देखो, है ना, एक चीज बताते हैं कि कभी भी जब बारिश होगा ना, जब भी बारिश होगा, है ना, जब भी बारिश होगा तो आपको एक बिजली दिखाई देगा कि आकाश में ही ऐसे होके रह गया। एक बिजली आपको सिर्फ आकाश में दिखाई देगा, है ना। कुछ बिजली जो होता है नीचे ग्राउंड पे गिरता है। समझ में गया? है ना, नोटिस करोगे जब भी बिजली चमकता होगा तो कुछ बिजली है सो आकाश में ही रह जाता होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, है ना, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। और ये बोलते हैं क्लाउड से ग्राउंड के बीच में लाइटनिंग। ऐसा क्यों होगा? तो देखो, एक क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में लाइटनिंग हो जाएगा। नीचे क्या है? ग्राउंड है ना, ग्राउंड है। तो क्या होता है जब क्लाउड्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज है सो जनरेट हो जाता है। समझ रहे हैं? अब क्या होगा, यहां से एक डिस्चार्ज नीचे की तरफ आ जाएगा, बिजली बन गई। तो ये सबसे ज्यादा डैमेज है। हाँ तो उसी समय होगा ना, क्योंकि जाहिर सा बात है कि विंड्स उसी समय है, मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, जब मॉइस्चर, मतलब देखो, जरूरी नहीं कि जहां पे बारिश हो, अगर क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, है ना, अगर विंड्स तेज हैं तो लाइटनिंग करेगा वो। क्यों? क्योंकि चार्ज जनरेट करेगा फ्रिक्शन के वजह से। अगर सपोज कि हवा बिल्कुल अस्थिर है ना, ड्राई वेदर है ना, जैसे कि अभी बाहर में अभी तो हवा उतना तेज नहीं चल रहा है, क्लाउड्स तो वैसे भी नहीं है, तो लाइटनिंग आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन सपोज कि बारिश की वजह से जो है क्लाउड्स आना शुरू हो जाए, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स आना शुरू हो जाए, अभी बारिश नहीं भी हो रहा होगा लेकिन बिजली आपको चमकना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। मतलब कह सकते हो, लेकिन ये कोई एक साइंटिफिक रूल नहीं है। बिजली कभी भी जो है, अगर दो क्लाउड्स के बीच में चार्ज अपोजिट जनरेट हो जाएगा तो उनके बीच में भी लाइटनिंग होता है, और ग्राउंड के बीच में भी है सो लाइटनिंग होता है। कई बार आप देखो कि, है ना, सपोज आप कहीं पे, आपको लगे कि जो है आंधी तूफान ये सब आने वाला है, और आपके बाल अगर आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर अगर उठा हुआ नजर आए ना, तो चुपचाप घर में भाग जाना है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर है सो चार्ज जनरेट हो रहा है, और चांसेस है कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए। समझ में गया? तो अब देखो कि जो बिजली गिरती है ना, वो हमेशा ऊंचे जो पेड़ पौधा है या फिर कोई पोल है, टावर है, उसी के ऊपर क्यों गिरता है? नहीं, चार्ज तो है लेकिन बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली का जो प्रॉपर्टी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉपर्टी होता है ना, ये हमेशा शॉर्टकट खोजता है अपने जीवन में, है ना। इसको ध्यान रखो, शॉर्टकट। जो सबसे लो रेसिस्टेंस का पाथ होगा ना, बिजली उसी को फॉलो करेगा। तो लो रेसिस्टेंस का पाथ क्या होगा? इसको तो अल्टीमेटली जमीन पे पहुंचना है, तो कुछ हाइट का चीज दिख जाए, जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ पे गिर जाए, कोई बिजली का पोल है उस पे गिर जाए। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आसमानी बिजली अगर आपको चमकते हुए दिखाई दे तो पेड़ के नीचे तो कदापि खड़ा नहीं होना है ना, कि हो सकता है कि आसपास ना गिरे लेकिन इस पेड़ पे जरूर गिर जाएगा, है ना, पूरा वो। हाँ, दूसरा दूसरा कि अगर कहीं पे पॉन्ड है, तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे भी खड़ा नहीं होना है, क्योंकि पानी ऑलरेडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि थंडर थंडर और लाइटनिंग आज के समय क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इतना ज्यादा हो गया है
कि अब जो है इससे मृत्यु मरने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ रही है ना। तो ये एक जो है काफी मतलब इसके वजह से काफी लोगों का ऐसा डेथ होता है। तो कभी भी बिजली बिजली गिरना अगर लगे तो छत पे हो तो सबसे पहले नीचे पहुंच जाओ, है ना। अपने घर के जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके जो नियर बाई ग्रिड है ना उस पर गिर जाए और एकदम से बिजली का जो है हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए घर में, है ना। तो टीवी खराब हो जाएगा, फ्रिज खराब हो जाएगा, पंखा खराब हो जाएगा। तो जब भी बिजली गिरे, लगे कि बहुत बिजली गिर रहा है, सारा मेन स्विच को ऑफ कर दो, ब्रेकर। अपने घर का सारा अप्लायंसेस सेव कर लो। दूसरा, उस समय किचन में बर्तन ना धो, नहाने मत जाओ। हो सकता है कि आपके टंकी के ऊपर जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, पानी भरा होता है, उसके ऊपर है सो बिजली गिर जाए। अगर वो होगा तो आपके घर में जितना भी पानी का टैप है, नल है, वहां पे आपको बहुत तेज झटका महसूस होगा। अगर कोई नहा रहा होगा तो हो सकता है बिजली के झटके से वो मर जाए, है ना। तो कभी भी बारिश हो, बिजली का आवाज सुने, चद्दर निकालना है, बेड पे बिछाना है, सूत जाना है ना। कुछ नहीं करना है, आनंद नहीं लेना है, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आप सीधा स्वर्ग जो है आनंद लेने पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप फोर व्हीलर में ड्राइव कर रहे हैं और बिजली चमकने लगे, कभी लगे ऐसा कि फंस गए हैं तेज बारिश में, तो चारों शीशा को ऊपर करके बैठ जाना है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैराडे केज। जो कॉन्सेप्ट होता है फैराडे केज, फैराडे केज क्या होता है? ये चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज जो है ना, जो चार्ज है ये हमेशा सरफेस पे ही होगा, सरफेस पे ही होगा। तो जो इनक्लोज स्पेस होता है ना, अगर उसके ऊपर आपने बिजली गिरा भी दिया तो उसके अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ में आ गया? इसीलिए कभी भी अगर ऐसा लगे कि बाहर कहीं फंस गए हैं, तो अगर गाड़ी वाड़ी दिखाई देता है तो गाड़ी के अंदर जाकर के शीशा चढ़ा करके फुल इनक्लोज स्पेस कर लो। अगर तुम्हारे गाड़ी पे भी बिजली गिरेगा, तुम सेफ रहो। समझ में आ गया? है ना। ये सब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। सरफेस पे तो किसी भी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। बाहर पे, बाहर के सरफेस पे बिजली गिरेगा, चार्ज उधर से ही नीचे चला जाएगा, अंदर में उसका प्रभाव नहीं आएगा, है ना। ये होता है। हाँ तो वो फिर समझ जाओ फिर क्या है। आजकल जो लोग है ना, बच्चा लोग को क्या करेंगे देखेंगे, बच्चा लोग जैसे कभी मरीन ड्राइव पे जाओगे तो बाहर सीट से निकाल देगा और गाड़ी तेज चलाते रहता है, जो कि करना ही नहीं चाहिए। आपको सनरूफ क्यों दिया गया है? सनरूफ इसलिए दिया गया है कि कहीं आप घूमने गए, कुछ अच्छा मौसम है तो गाड़ी रोक करके थोड़ा सा मजे ले लिए। कि चलती गाड़ी में जो है सनरूफ के बाहर खड़ा होकर के घूमने के लिए थोड़ी दिया है। अगर उसमें कभी एक्सीडेंट हुआ, या फिर आजकल के समय गाड़ी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग ये सब का कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर गलती से अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के फॉल्ट की वजह से अगर एकदम से ब्रेक लग गया तो क्या होगा? सीधा बाहर, है ना, कहानी खत्म। तो इसलिए मतलब क्या बोलोगे, आदमी मतलब रोड पे जाओगे तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब गाड़ी चलाएगा, ऐसा ऐसा साइलेंसर लगा लेगा गाड़ी में, है ना। तो उठ पटांगे से देखो वो बुलेट वाला जो रहता है, हाँ, और इतना तेज उसका साइलेंसर आवाज रहेगा। हम बोले कि यार तुम लोग, मानव जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये तुम कौन सा दिमाग से जो है ये सब काम कर रहे हो, है ना। कोई सेंस ही नहीं है। तो ये चीज जो है सो होता है, ठीक है। चलो ये इसका आंसर बताओ। हम्म। मतलब हाँ, वो आपको इसलिए दे दिया जाता है ताकि उस देखो, होता क्या है कि हमारे पास जो आईएमडी है बेसिकली, उनके पास क्या होता है, डॉपलर रडार होता है, ठीक है। घर्षण नहीं, देखो, डॉपलर रडार होता है, ठीक है। डॉपलर रडार, डॉपलर रडार बेसिकली क्या होता है ना, डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। इसका इसका जो मेन काम होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है ना। वेदर वेदर फोरकास्टिंग के लिए कि क्या आज बारिश होगा, क्या आज बादल आएगा क्या, है ना, उसको ये मॉनिटर करता है डॉपलर रडार। कैसे मॉनिटर करेगा? देख, सपोज कि जो है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ डॉपलर रडार जो है सो लगाया गया है ना। सपोज कि ऐसा एक डॉपलर रडार है सो लगाया गया है ना, ग्राउंड स्टेशन पे लगाया गया है ना। अब सपोज कि यहाँ पे है ना, काफी दूर पे है ना, क्लाउड्स जो है ना, क्लाउड्स जो है जिसमें
आपको देखे तो मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है ना, या फिर इसके वजह से रेनफॉल हो सकता है। रेन बियरिंग क्लाउड्स है, रेन बियरिंग क्लाउड्स, रेन बियरिंग क्लाउड्स। अब ये तो जब हमारे पास में पहुंचेगा तब ना हमें दिखाई देगा, लेकिन डॉपलर रडार क्या करता है, इसका काम क्या होता है ना, वेव्स को इमिट करता है, वेव्स को इमिट करेगा एटमॉस्फेयर में। अब क्या करेगा कि ये जो क्लाउड है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, बारिश अस्थिर नहीं है, मूव कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहां से, क्योंकि अब जो एक दूसरा वेव रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास में पहुंचेगा। अगर सपोज कि क्लाउड बिल्कुल अस्थिर रहता, रुका हुआ रहता, तो क्या ये जो समय लगा इस वेव को वहां तक पहुंचने में और वहां से वापस आने में, क्या ये सेम होता कि नहीं, सेम हो जाता। लेकिन अब ये सोर्स जो है सो ये जो है मूव कर रहा है, इसमें गति है ना, काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो हमारे पास जो ये जो वेव जो डॉपलर रडार के पास में पहुंचता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं ये भी मूव कर रहा है ना। सपोज कि ये एक वेव यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ पे पहुंचा, और ये क्लाउड्स भी आगे मूव किया उतने समय में, तो उस वेव को जो उसको जो रिफ्लेक्शन करके जो वापस भेजा यहाँ पे, उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो इसके बेसिस पे डॉपलर रडार कैलकुलेट कर लेता है कि ये जो क्लाउड है इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट, कितना हैवी है, कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर सा बात है कि जब आपको क्लाउड्स के बारे में मालूम चल गया, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये अगले दिन यहाँ पे पहुंच जाएगा, या फिर नेक्स्ट 12 आवर्स में आपके यहाँ बारिश हो सकता है। मतलब उसका स्पीड ये सब सब कैलकुलेट कर लेगा। ये जो बादल है ये इतने गति से, इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इन सब क्षेत्रों में नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है सो बारिश होने का संभावना है। या फिर अगर साइक्लोन भी आने वाला होगा, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। समझ में गया? तो उसी के बेसिस पे वेदर फोरकास्ट आपके पास पहुंचा दिया जाता है कि जो है बादल आने वाला है, हो सकता है कि उसकी वजह से थंडर और लाइटनिंग भी हो, तो अपना सेफ्टी, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, अलर्ट जारी कर देता है। चलो ये क्वेश्चन बताओ। Which of the following statements is true about troposphere? It is the topmost layer of the atmosphere. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। The temperature at this layer increases with the height. गलत है। Its average height is 13 किलोमीटर, बिल्कुल सही है ना। ये बीपीएससी का सवाल पूछा हुआ सवाल है ना। तो देखो ट्रोपोस्फेयर की बात क्या है कि सबसे नीचे का पार्ट हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे तो टेम्परेचर है सो घटता है, लैप्स रेट है ना, उसके वजह से घटता है। और इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है, 13 किलोमीटर है। तो आपको ये ध्यान, मतलब ठीक है, उतना ही 12-13 के रेंज में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, जो कि इस बार यूपीएससी सवाल भी पूछा, और ये आपको मैंने आपके ज्योग्राफी की क्लास में बताया भी था, कितना लोग को याद है ना, क्लास में क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के करवाया था कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है सो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। आपको मैंने ट्रोपोपॉज के बारे में बताया था, है ना, कि ट्रोपोपॉज का जो हाइट है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है और मिनिमम कहाँ पे होता है। इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है ना, इक्वेटर पे, है ना, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पे जो ट्रोपोपॉज है, जो जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, इसका जो हाइट है ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर के अराउंड, है ना, मेजर किया गया। समझ में गया? 18-20 ऐसे कुछ वेरी करेगा। कहाँ पे? इक्वेटर पे। ठीक है। लेकिन जो पोल है ना, सपोज ये नॉर्थ पोल, अगर इधर साउथ पोल ड्रॉ करोगे तो फिर से ऐसे स्लैंट करके इधर साउथ पोल बना सकते हैं ना। तो जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, वहां पे जो ट्रोपोस्फेयर, जो क्षोभ मंडल का जो है ऊंचाई कितना है, 8 किलोमीटर के राउंड में है। इसके पीछे का वजह क्या है बताओ? बिल्कुल, जो इक्वेटर है वहां पे जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा सौर विकिरण वहां पे पहुंच रहा है ना, इंसोलेशन सबसे ज्यादा है। तो जब सबसे ज्यादा सोलर हीटिंग यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में पहुंचेगा, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ का जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा हल्का होगा, और ज्यादा ऊंचाई तक है सो पहुंचेगा वो। समझ में आ गया? इस वजह से इक्वेटर वाले रीजन में जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, उसका ऊंचाई है सो 18 किलोमीटर के अराउंड है। लेकिन पोल के रीजन में देखो, है ना, नॉर्थ पोल, पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, क्या यहाँ पे टेम्परेचर है सो
सब जीरो टेम्परेचर है कि नहीं, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम टेम्परेचर रहता है, माइनस में रहता है पोलर रीजन्स में। तो क्या यहाँ पे हवा कभी भी ऊपर की ओर उठना चाहेगा क्या? ठंडा हवा जो है सो भारी होता है, नीचे की ओर बैठने का कोशिश करेगा। तो पोल के ऊपर क्या होता है कि हवा नीचे की ओर बैठता है, ऊपर में, है ना, ऊपर से नीचे की ओर बैठता है। इस वजह से यहाँ का जो हाइट है हमारे क्षोभ मंडल का, वो कम है, 8 किलोमीटर के अराउंड में होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन की वजह से जो आपका जो ट्रोपोस्फेयर है उसका हाइट ज्यादा होगा इक्वेटर पे, है ना। अब दोनों का एवरेज निकाल दो, तो 18 उधर है, 8 इधर है, 18 प्लस 8 बाई 2, है ना, 26/2, 13। तो इसी वजह से 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर एवरेज हाइट माना जाता है ट्रोपोस्फेयर का। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म 7th क्वेश्चन, द एयर टेम्परेचर राइजेज विथ हाइट इन, ऊंचाई के साथ वायु का तापमान बढ़ता है कहां पर? 7वें का राइट आंसर। हम्म हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल, है ना, समताप मंडल में द एयर टेम्परेचर राइजेज विथ हाइट इन स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि देखो, सबसे पहले नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है सो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, इसके ऊपर है सो मेसोस्फेयर है ना, इसके ऊपर है सो थर्मोस्फेयर है, और सबसे लास्ट में है सो एक्सोस्फेयर, है ना। ये आपका एटमॉस्फेयर का है सो क्लासिफिकेशन हो गया अलग अलग लेयर्स का। ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ जो है सो तापमान में गिरावट होती है। समझ में आ गया? ट्रोपोस्फेयर में अगर आप हाइट पे जाओगे तो तापमान है सो, है ना, गिरेगा। इसी वजह से जब आप पहाड़ पे जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आपको ठंडा लगता है ना। लेकिन इसके ऊपर का जो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल बोलते हैं, इसमें ऊंचाई के साथ आप अगर ऊपर जाओगे ना, तो टेम्परेचर है सो बढ़ता है। इसके पीछे का वजह क्या है? गैस की वजह से। कौन सा गैस? हाँ, तो बोलो ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में है सो ओजोन लेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये, हाँ क्यों नहीं रहा, है ना, ओजोन लेयर होता है यही, ठीक है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या करता है, आपको मालूम है कि अल्ट्रा वायलेट रेज को है सो एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया? ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में है। ये गर्म क्यों होगा? क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सा बात है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे आ रहा है, जिसमें काफी एनर्जी है, उसको यह ओजोन लेयर जो है ना, उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से यहाँ का तापमान है सो ज्यादा होगा। यही वजह है कि एयर टेम्परेचर राइजेज विथ हाइट इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ऊंचाई के साथ वायु का तापमान बढ़ेगा समताप मंडल में। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ। द स्ट्रेटोस्फेयर is ideal for flying jet aircraft. This is because समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम्म, ये हटता ही नहीं है, पता नहीं क्या ये बीच में आ जाता है ना, ऑप्शन दिखे गए हैं तो। ये तो नीचे चला गया ना, हाँ नीचे चला गया। अच्छा चलो खैर ठीक है, इतना में काम हो जाएगा। चलो बताओ तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 8वें का।
B, the temperature is constant and ideal for aircraft engine efficiency. The absence of clouds and other weather phenomena. B. D for Delhi. डी इसका राइट आंसर है, ये यूपीएससी का सवाल है। डी इसका राइट आंसर। बादलों और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं की अनुपस्थिति, द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड अदर वेदर फेनोमेना। द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, दिस इज बिकॉज द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड अदर वेदर फेनोमेना। देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी कितने दिन, अभी शायद 10 दिन 15 दिन पहले का एक न्यूज था या फिर एक सप्ताह पहले का न्यूज था कि सिंगापुर से एक फ्लाइट आई थिंक दुबई या फिर कहाँ पे जा रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस में वो फंस गया और उसके वजह से एक व्यक्ति का है सो डेथ हो गया उसमें, और 10-12 लोग का जो है सो सर फूट गया, किसी का चेस्ट में वो चेस्ट चोट लगा। ये आपने न्यूज पढ़ा था अभी 10 दिन सप्ताह पहले का न्यूज था ये, है ना। होता क्या है बेसिकली, आप लोग में से कितना लोग है सो एयरप्लेन पे चढ़े हैं पहले? नहीं चढ़े हो? चढ़े हो कहाँ? हाँ, दिल्ली से मुंबई? मतलब अभी हाल फिलहाल में या पहले? 2-3 साल हो गया। ठीक। मेरा तो खैर हम लोग का जॉब ही ऐसा था कि इंडिया से बाहर जाना आना हमेशा रहता था। तो फ्लाइट में कई बार क्या होता है ना कि दिक्कत क्या होता है ना, टर्बुलेंस में फंस जाता है। उसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फ्लाइट का कोई आवाज नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखो फ्लाइट जो है डिपेंड करता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहे हो और किस कंपनी के साथ ट्रेवल कर रहे हो। अगर ये इंडिगो और ये सब जो है ना, इसका लो कॉस्ट रहता है, ये लोग उतना अच्छा फ्लाइट्स को मेंटेन भी नहीं करता है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन कभी अगर आप जो है गल्फ कंट्रीज के जो भी जैसे एमिरेट्स एयर है ना, एमिरेट्स एयर में अगर अगर कभी फ्लाई करोगे तो लगे कि 5 स्टार होटल में जो है सो उड़ते हुए जा रहे हैं, है ना, वो सब काफी अच्छा होता है। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जनरली जो है उतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं रहता है फ्लाइट का, तो लगेगा कि उतना अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जाओगे तो वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस जो है सो होता है। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जो हमारा हवाई जहाज है ना, ये सपोज कि ग्राउंड सरफेस है, ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो है एयरक्राफ्ट जो है ना, इसका जो है क्यों सबसे ज्यादा जो है ना, ये विंग्स है, इधर जो है इसका है ना विंडोज हो गया, है ना, इधर एग्जॉस्ट हो गया, ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों ज्यादा चलाया जाता है? इसके पीछे का वजह ये है कि यहाँ पे टर्बुलेंस सबसे कम होता है। टर्बुलेंस का मतलब क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन क्लाउड्स आ जाए या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाए, है ना, उसको टर्बुलेंस बोलते हैं, और उसके वजह से हवाई जहाज में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है ना, हवाई जहाज में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा। जब वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है कि पूरे एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर उसको भी वो कमजोर कर सकता है, वीक कर सकता है, डैमेज कर सकता है। प्लस उसके अंदर के जो, अब ऐसा समझो ना कि बहुत हाई स्पीड तुम्हारा कोई 4 व्हीलर गाड़ी से रोड पे जा रहे हो और एकदम से जो है सो उबड़ खाबड़ रास्ता आ जाए, तो कैसा फील होगा अंदर में, है ना, झटका लगेगा बहुत तेज, है ना, बहुत तेज। सेम वैसा ही एयरक्राफ्ट में हो जाता है कि एयरक्राफ्ट शांति से जा रहा था, एकदम से टर्बुलेंट एयर वाले फेज में चला गया, तो पूरा हवाई जहाज को है ना सो बिल्कुल एकदम एकदम झकझोर के रख देता है, और उसके वजह से पैसेंजर का सेफ्टी प्लस हवाई जहाज का सेफ्टी उसको है सो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वहां पे, है ना। इस वजह से जो है, जो फ्लाइट जो होता है ये जनरली उस ऑल्टीट्यूड पे चला जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में उसको फ्लाई करे। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, क्या यहाँ पे क्लाउड्स होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे बारिश होगा? नहीं होगा। ठीक है। क्या यहाँ पे कन्वेक्शन करेंट्स होंगे? नहीं होंगे, है ना। इस वजह से शांतिपूर्ण तरीके से जो है हवाई जहाज, है ना, एक अपने कांस्टेंट स्पीड पे है सो सबको साथ में सेफली उड़ता रहे, इस वजह से यहाँ पे इस वाले लेयर में है सो चला जाएगा। समझ में आ गया? अब बोलोगे सर इसको और ऊपर कहने ले जाते हैं,
तो और ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा कि एक तो एयर है सो थिन होता जाता है, एयर थिन होता जाता है। तो जब एयर थिन होता रहेगा तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसको उतना सफिशियंट ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा कंबसन करने के लिए। समझ में आ गया? इंसान को तो खैर ठीक है, आप जो है जितना लेवल बॉडी में चाहिए उतना आपको हवा है सब मिल जाएगा बाहर से, लेकिन जो कंबसन के लिए जो एक प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, जो जेट इंजन है उसको वो ऑक्सीजन भी लेवल नहीं मिलेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर चले जाओगे तो एयर थिन है, डेंसिटी कम है, तो तुम्हारा इंजन में है सो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, है ना? तो एक आइडियल हाइट बेस्ट हाइट रहता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आप जाओ, आपका जो है किसी तरीके से क्या। हाँ हाँ। नहीं तो अब फ्लाइट नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो किसी न किसी रीजन में टर्बुलेंस तो आएगा ही ना, एकदम से तो ऐसा वर्टिकल तो नहीं है। नहीं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में कई बार जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं जा सकता है? हाँ, हेलीकॉप्टर ये सब तो खैर इस हाइट पे ही रहता है ना? तो ये चीज जो है आप देखिए तो जो आपका, तो ये जो है इस वजह से है ना, अभी कई बार होता है, कभी इंटरनेशनल फ्लाइट अगर ट्रेवल करोगे और खास करके जैसे कि अभी मानसून आने वाला है ना, मानसून आने वाला है, अभी चले जाना मालदीव घूमने के लिए। ठीक है, तुमको पक्के से रास्ते में टर्बुलेंस मिलेगा, पक्का बात, है ना? क्योंकि मानसून का पूरा विंड्स जो है अभी स्ट्रांग है इंडियन ओशन वाले रीजन में, और इंडिया से मालदीव जाओगे ना रास्ते में टर्बुलेंस मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो हमेशा जो है एयरक्राफ्ट को उस स्पीड पे, अगर सपोज के पायलट्स को मालूम चलता है कि सामने काफी टर्बुलेंट एयर है, तो उस हिसाब से जो सेफ स्पीड लिमिट होता है ना उस स्पीड पे ले आता है फ्लाइट को, ताकि ज्यादा झटका महसूस हो। समझा गया? है ना? तो ऐसे करके है पायलट्स जो है ना, चीजों को कैलकुलेट करके फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। Which of the following protects life on Earth from the harmful radiations of the sun? ओजोन लेयर, जाहिर सा बात है ओजोन लेयर, है ना? ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में सवाल आ जाए तो फिर गलत नहीं करना है ना? ओजोन लेयर जो है सो कहाँ पे होता है, ये अगर पूछ दे तो कम तापमंडल में, कम तापमंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है क्या? अच्छा देख, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, देख। ये रहा, चलो बताओ तो, बता ही दिए हैं तो फिर इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, द हाइट ऑफ द ओजोन लेयर above द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, बताओ। 15 से 20 होगा इस। हम्म, ठीक है, 15 से 20 वाले में होगा इसका। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट। 15 से 20 किलोमीटर। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाई आयनोस्फीयर। क्यों ऐसा होता है? आयंस हैं, आयंस की वजह से। देखो इसको बता देते हैं क्यों ऐसा होता है। सेटेलाइट तो अलग चीज हो गया यार, रेडियो वेव्स की बात की जा रही है। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक एंटीना आपने लगाया, दूसरा एंटीना आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ से है सो वेव्स को ट्रांसमिट किया गया, है ना? और वेव्स जो है सो यहाँ पे पहुंच गया। क्यों पहुंचता है? तो ऊपर में हमारा एक सेटेलाइट, कौन बोल रहा है बार बार? क्यों बोल रहे हो? जब पर आ रहे हैं आयोनोस्फेयर तो सेटेलाइट पे क्यों जा रहे हो? इसलिए बोलते हैं कि आगे आगे मत बोलो क्लास। जब यहाँ पे क्या है, आयोनोस्फेयर। ठीक है, आयोनोस्फेयर है। आयोनोस्फेयर में क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे रेडियो वेव्स को है सो ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। अब बोलो कि सर कैसे करता है, क्या ऐसा होता है? तो सबसे पहले ये समझो कि आयोनोस्फेयर बना कैसे, क्या वजह है आयोनोस्फेयर के बनने का। तो आयोनोस्फेयर ऐसे बनता है कि सपोज हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस हैं, गैस का कोई एक एटम होगा ना जी, गैस का एटम होगा,
जब इसके ऊपर सोलर रेज, है ना, हाई एनर्जी सोलर रेज पहुंचता है, तो क्या करेगा, इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हिट करके बाहर की तरफ निकाल देगा। समझ में आ गया क्या हो गया, कि जब सोलर रेज यहाँ पे पहुंचेगा एटम्स को, जो न्यूट्रल एटम है, ये एक न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल एटम है। आपको मालूम है कि एटम का कंपोजिशन कैसा होता है, तो इसके चारों तरफ है सो इलेक्ट्रॉन्स जो है सो रोटेट करते हैं, और बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जब ये सोलर रेज हिट करेगा किसी न्यूट्रल एटम को, जो भी गैस का एटम हो सकता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को है सो निकाल देगा। तो जब ऐसा होगा तो आप कह सकते हो कि यह एटम है सो आयन बन गया, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो उस वायुमंडल में, उस परत पे क्या होगा कि एक आयन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक आयन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक आयन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाबू साहब क्या करते हैं कि जो नीचे से जो रेडियो वेव्स आता है ना, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये आयंस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। समझ में आ गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा कि सरफेस से जो भी रेडियो वेव्स जो ऊपर की तरफ जाएगा, रेडियो वेव्स, उसको है सो रिफ्लेक्ट कर देगा, किधर की तरफ, तो टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस। इसके वजह से क्या होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सपोज कि अगर हम लोग एक फ्लैट सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक जो है सो ट्रांसमीटर एंटीना है और सामने एक रिसीवर एंटीना है, तो ये तो डायरेक्ट वेव्स को भेज देगा, है ना। लेकिन सपोज कि ये जो एंटीना है, ये सपोज कि 5000 किलोमीटर दूर एक अगर किसी स्टेशन पे भेजना है, तो क्या करेगा, ये वेव्स ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो कि लाइन ऑफ साइट में एंटीना नहीं होगा, वहां पे आयोनोस्फीयर हेल्प कर देता है आपके वेव्स को पहुंचाने में। समझ में आ गया। रेडियो वेव्स पॉजिटिव नहीं, रेडियो वेव्स बेसिकली क्या है, दीज आर द रेडिएशंस, जो कि वेव्स जो है लाइट वेव्स की तरह इसका है सो एम्पलीट्यूड और ये सब चीज होगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन के पास में पहुंचता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता है, और उसके वजह से वहां से एक नया वेव क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स अर्थ। जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को हिट करोगे ना, उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा और वैसा ही फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करके वापस नीचे भेज देता है। इसी को बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव बाय द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में गए। तो ये चीज जो है आपको आयनोस्फीयर में देखने को मिलेगा। तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय आयनोस्फीयर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी से रिलेटेड है। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन से फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज टू, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, टू स्टेबलाइज द ग्लोबल टेम्परेचर, to reduce the frequency of earthquake, to avoid failure of monsoons, to prevent ultraviolet radiation effect on the ground। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है ना, यूवी रेस को प्रोटेक्ट करता है। Which one of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? जस्ट अभी पढ़े हम लोग, आयनोस्फीयर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। Which layer of atmosphere is responsible for aurora borealis, जिसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं? अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, है ना, लद्दाख पे भी देखने को मिला। कौन से लेयर में है सो दिखाई देता है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बताओ। नहीं, ट्रोपोस्फेयर नहीं होगा, ऊपर के लेयर में होता है, थर्मोस्फेयर में होता है। बी इज द राइट आंसर, थर्मोस्फेयर में होता है, ताप मंडल में होता है। ठीक है, ताप मंडल में होता है, याद रखना। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, वही सवाल रिपीट हो रहा है बार बार। आयनोस्फेयर हो जाएगा इसका, है ना, आयनोस्फेयर हो जाएगा। ये सभी बीपीएससी में, पीटी में इस तरह का सवाल जो है सो बिल्कुल आता है ना, ये सबको दिमाग में बैठा लो ताकि गलत ना हो एग्जाम में। इन विच एटमोस्फेरिक लेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है एक्सोस्फेयर में, है ना, ए इसका राइट आंसर।
सेटेलाइट जो है सो एक्सोस्फीयर में, ठीक है। देखो ट्रोपोस्फीयर तो बिल्कुल पास का ही है ना, 18 किलोमीटर ऊपर लगो, अगर सेटेलाइट लगाओगे तो पता चलेगा कि लोग ही उसको पत्थर मार के गिराते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर वाले स्ट्रेटोस्फीयर में जाओगे तो इसका जो है हाइट 50 किलोमीटर ग्राउंड में होता है ना, तो ये भी काफी लो हो जाएगा, बट एक्सोस्फीयर में ही आप जो है सेटेलाइट्स को है सो लगाते हो। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो है सो क्या होगा, ये सवाल है। 18 का आंसर बताओ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर नहीं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना, ये इसका है सो राइट है। ट्रोपोस्फेयर होगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, फिर मेसोस्फेयर होगा, फिर आयनोस्फेयर होगा। चलो यहाँ पे मेसोस्फेयर के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये जो मेट्रोइड्स होते हैं वो कहाँ पे आकर बर्न हो जाता है, मेसोस्फेयर, है ना, मेट्रोइड्स, ठीक है, ये यहीं पे बर्न हो जाता है। अगर बर्न नहीं होगा तो क्या होगा, जमीन पे गिर जाएगा, है ना, मेट्रोइड्स जमीन पे गिरेगा और कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, वो जहां पे भी गिरेगा वहां पे डैमेज करेगा। सोलर रेडिएशन एंड इंसोलेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि 10-12 सवाल और है, इसको कंप्लीट करा दे क्या, ठीक है, इसको कंप्लीट करा ही देते हैं। फिर प्रकाश सर का भी क्लास है ना 7 बजे से, यूट्यूब पे क्लास, चलो इसको देख लेते हैं। द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज रिकॉर्डेड एट, नहीं, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखो इक्वेटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है अर्थ पे, ये इक्वेटर पे नहीं होता है, नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इक्वेटर पे आपको मालूम है कि ना ऊपर में क्लाउड्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो क्लाउड्स की वजह से कुछ जो है सोलर इंसोलेशन उसका है सो रिफ्लेक्शन हो जाता है एल्बिडो की वजह से, है ना। इस वजह से इक्वेटर से आगे जब आप बढ़ोगे, है ना, 20 डिग्री 25 डिग्री के अराउंड जब आगे बढ़ोगे दोनों साइड में, नॉर्थ में और साउथ में, तब आपको वहां पे टेम्परेचर है सो ज्यादा देखने को मिलेगा। समझा गया, तो याद रखना कि ऐसा आपको लग सकता है कि इक्वेटर पे जो है सो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, बट ऐसा होता नहीं है। इक्वेटर के नॉर्थ में आपको जो है सो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। साउथ से ज्यादा नॉर्थ में है, क्योंकि नॉर्थ में कॉन्टिनेंटल मास ज्यादा है, महाद्वीप ज्यादा है, इस वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। रेडियंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज कॉल्ड एज, ये तो डेफिनेशन ही पूछ लिया, इंसोलेशन, 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 इनकमिंग सोलर रेडिएशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसी को शॉर्ट में इंसोलेशन बोलते हैं, सूर्य तप इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री, सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन है जो सबसे ज्यादा जो है रिफ्लेक्शन करेगा, है ना, परावर्तित करेगा, सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉपलैंड, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, या फिर प्रेरी लैंड। स्नो, नहीं सैंड नहीं होगा, स्नो होता है, हाँ, हाईएस्ट अल्बिडो होता है ना। कहीं पे भी अगर स्नो है ना, व्हाइट स्नो अगर है कहीं पे, है ना, व्हाइट स्नो है, व्हाइट स्नो है, फ्रेश स्नो है, फ्रेश स्नो है ना, तो ये सबसे ज्यादा एल्बिडो करेगा। एल्बिडो का मतलब, है ना, एल्बिडो का मतलब होता है कि कोई सरफेस है, अगर उसके ऊपर सन रेज आएगा, है ना, सूर्य का किरण, तो कितना ज्यादा परावर्तित वहां से हो जाएगा, है ना, जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसी को एल्बिडो बोलते हैं। तो एल्बिडो सबसे ज्यादा किसका होगा, याद रख लो, स्नो का, या फिर आइस अगर लिखा रहे उसको आंसर में टिक कर देना हमेशा, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन आइस करता है ना। द मैक्सिमम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अकर्स ओवर, तापमान की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्न स्थानों पर होती है, ये गलत है हिंदी का ट्रांसलेशन, ये एनुअल रेंज पूछा गया है, एनुअल रेंज, एनुअल रेंज का मतलब मैक्सिमम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि उस रीजन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, कहाँ पे होगा ऐसा,
पोल्स पे नियर द इक्वेटर, कोस्टल रीजन्स, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका एट लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्या यहाँ पे डेजर्ट लिखा हुआ है? डेजर्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर डेजर्ट होता तो उसको कर देते। देखो पोल्स पे देखो क्या होगा, है ना, इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। पोल्स पे, क्या पोल्स पे जो है सो तापमान हमेशा कम रहता है कि नहीं? है ना, ये हमेशा ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, है ना, तो तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, है ना, तो इसको काट दो। नियर द इक्वेटर, इक्वेटर जो है सो सालों भर है सो टेम्परेचर एक जैसा रहता है, गर्म ही रहता है, तो क्या इसमें है सो वेरिएशन होगा? नहीं होगा, इसको भी काटो। कोस्टल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स में क्या होता है कि समुद्र का प्रभाव होता है ना। आप देखिए कि इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, जिसके वजह से जो तापमान है ना, इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशंस। ओशन हमेशा तापमान को बैलेंस करके रखता है, ना ज्यादा घटने देगा ना ज्यादा बढ़ने देगा, है ना, कोस्टल रीजन में। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो जब तीनों गलत है तो डी इसका आंसर कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे डेजर्ट लिख दिया रहता, है ना, फिर तो मजा ही आ जाता, फिर तो सीधा आदमी डेजर्ट पे आंसर कर देता। समझ में गया? तो ए बी सी तीनों गलत है, इस वजह से डी पे आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एल्बिडो? बताओ। ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, इमिसिव पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर। तो जस्ट अभी हमने देखा कि एल्बिडो की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, डी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन द लास्ट सेंचुरी? यानी कि ये आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये वाला। अरे ये एल्बिडो है ना, तो एल्बिडो हमेशा रिफ्लेक्शन से जो है, आप उसको परावर्तन जो है उससे आप, है ना, समझो रिफ्लेक्ट कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। हाँ हाँ, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब और इमिसिव पावर, अरे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है सो बेसिकली दिया हुआ। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है कि खुद से कुछ जनरेट करके आगे भेज दे। तो क्या बर्फ जो है सो अपने आप जो है सो लाइट इमिट करेगा? क्या नहीं, लेकिन उसको ऊपर अगर आप लाइट, अगर प्रकाश पहुंचेगा तो उसको वो है सो रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तन कर देगा। इमिसिव, इमिसिव मतलब कि वो इमिट करे खुद से कुछ। हाँ, तो खुद से तो इमिट नहीं करेगा ना, है ना, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका क्या होगा? हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजन इन द लास्ट सेंचुरी? इसका आंसर 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट है ना, 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, यानी कि ये सवाल पूछा गया है कि नेक्स्ट मतलब पिछले 100 साल में जो है कितना हमारा ग्लोबल एवरेज तापमान जो है पूरे पृथ्वी का कितना बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से सवाल है। तो 1.8 डिग्री फॉरेनहाइट जो है सो इसका आंसर है। ठीक है, चलो ये बताओ, सातवें का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? क्या होगा राइट आंसर? क्या बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल, बी इसका है सो राइट आंसर है। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो जोन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इज लोकेटेड अलोंग द इक्वेटर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया नहीं, इक्वेटर के नॉर्थ में होगा, इक्वेटर पे नहीं होगा, है ना। बाकी ये सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज हाईली वेरिएबल इन द लोअर एटमॉस्फेयर। जाहिर सा बात है कि जहां पे ओशन वाटर्स होंगे, जहां पे इवोपरेशन ज्यादा होगा, वहां पे आपको ज्यादा वाटर वेपर मिलेगा। लेकिन जहां पे टेम्परेचर कम है, जहां पे ओशन वाटर्स नहीं है, जहां पे कॉन्टिनेंटल मास है, महाद्वीप है जहां पे, वहां पे आपको वाटर वेपर थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फ्रिजिड जोन्स आर लोकेटेड इन बोथ द हेमिस्फीयर बिटवीन द पोलर सर्कल्स एंड द पोल्स। जाहिर सा बात है कि अगर आप पृथ्वी को, अगर आप 3 जोन में डिवाइड करो, तो बीच का जो हिस्सा है इक्वेटर के पास में उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उसके ऊपर में जाओगे तो टेम्परेट जोन बोलते हैं, और उसके ऊपर का जो है सो फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड यानी कि जो जमा हुआ रहता है ना, मतलब सबसे ठंडा जो जोन है, तो वही पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ।
और जेट स्ट्रीम्स आर द हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स अफेक्टिंग द सरफेस वेदर कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है, जेट स्ट्रीम्स जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। क्लाउडी नाइट्स आर हॉटर देन क्लियर नाइट्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर विदरिंग, इंसिडेंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना। देखो, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होगा, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल ये पूछ रहा है ना। ऐसा दो दो प्लेस को समझो, प्लेस ए है, प्लेस बी है, प्लेस बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्लाउड्स हैं ऊपर में, बादल है ऊपर में, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है ना। और ये नाइट टाइम की बात कर रहे हैं, नाइट टाइम, है ना, रात का समय है, रात का समय है। ठीक है, दिन भर जो है सूर्य के गर्मी की वजह से ए और बी दोनों है, सो जगह गर्म हो गया। रात में क्या होगा कि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, वहां पे क्लाउड्स है, तो यहाँ से जो रेडिएशन, जो गर्म रेडिएशन जो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, क्या इसको ऊपर में ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए कोई क्लाउड है क्या? नहीं है। तो क्या होगा, ये जो सरफेस है ना, बहुत जल्दी जल्दी हीट को है सो रिलीज करेगा, इसलिए ये ठंडा हो जाएगा, रात में ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ये जो सतह है ना तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, यहाँ का जो हवा है वो भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्लाउड्स है, तो जो रेडिएशन ऊपर की तरफ जाएगा, क्या क्लाउड्स उसको वापस से नीचे की ओर रिफ्लेक्शन कर देगा कि नहीं? तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये वार्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और इसके वजह से ये जो सतह है ये भी उतना ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा, हीट को ट्रैप करके रख लेता है। समझ में गया? तो यही आपसे सवाल पूछा गया है कि क्लाउडी नाइट्स यानी कि बादल वाली रातों में जहां पे आपको काफी क्लाउड्स हैं, है ना, वो गर्म क्यों होते हैं देन द क्लियर नाइट्स, यानी कि जब बादल नहीं होता है ऐसी रातों से, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से उसको वो ट्रैप करके रख लेता है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे कैलकुलेशन करवा लिया गया यहाँ पे, बताओ। A mountain is 3000 meter high. If the temperature at the bottom is 30 degrees Celsius, what will be the temperature at its top? यानी कि एक पर्वत जो है वो 3 किलोमीटर ऊंचा है और उसके तल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके शीर्ष पर तापमान क्या होगा? 15 डिग्री सेल्सियस, -10.5 डिग्री सेल्सियस, 10.5, या -15 डिग्री सेल्सियस? प्लस सी, वही होना चाहिए। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट किया बताओ। बिल्कुल बिल्कुल वही है, लैप्स रेट का फॉर्मूला लगा देना है ना, लैप्स रेट, है ना, ह्रास दर जिसको बोलते हैं, लैप्स रेट। बहुत अच्छा सवाल है। लैप्स रेट आपको मालूम है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, उसमें लैप्स रेट कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कहने का मतलब है कि जब आप ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर अगर 1 किलोमीटर अगर आप हाइट पे जाओगे, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप कर जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप कर जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में कितना ऊपर जाना है? 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर पे जाओगे तो कितना टेम्परेचर ड्रॉप करेगा? 3 × 6.5, 19.5 डिग्री सेल्सियस जो है सो तापमान कम हो जाएगा नीचे से। नीचे में कितना तापमान था? 30, तो 30 में से 19.5 को घटाओगे तो कितना हो जाएगी? 10.5 हो जाएगा। 30 का राइट आंसर। समझ में आ गया? तो ये रेट याद रखो, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर लैप्स रेट है। कहां पर? तो ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। समझ में क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखो कि अगर आप यहाँ पे इसे प्लेन एरिया में थे, है ना, यहाँ पे फिर एक पहाड़ है जो कि 3 किलोमीटर हाइट पे है, 3 किलोमीटर हाइट पे है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आप पहाड़ पे चढ़ते 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 ऊपर पहुंचोगे, तो आपको ऊपर का टेम्परेचर कितना मिलेगा जी? 10.5 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे सपोज कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, तो इस हिसाब से और कैलकुलेट कर लो, और कम टेम्परेचर ऊपर में हो जाता। समझ में गए? हाँ, ऐसी ऐसी रहेगा, है ना।
इसीलिए कभी आप देखो कि वैष्णो देवी कभी आप लोग जाते होगे, है ना, जाओगे तो ऊपर में कंबल ये सब का व्यवस्था किया रहता है ना। कभी वैष्णो देवी गए हो? तो नहीं गए हो, कभी जाना वहां पे। रात में चूंकि रुक ऊपर में पहाड़ पे ही रुकना रहेगा, तो या तो अपने साथ ले जाओ बढ़िया स्वेटर वेटर गद्दा वद्दा बढ़िया से। अगर नहीं भी ले जाओगे तो वहां पे व्यवस्था रहता है, आपको बिछाने के लिए बढ़िया वो दे देगा, है ना। और आपको कंबल भी दे देगा। अगर नहीं लिए तो फिर दिक्कत है, रात में नहीं सो पाओगे। इतना ठंडा लगेगा वहां पे उस ऊंचाई पे पहाड़ पे ना, कि दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर जो है सो ऊपर की तरफ है सो बढ़ने पे कम होता है, तापमान में गिरावट जो है सो होता है। ये बताओ 10वां, द एटमोस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, कॉमा डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक्स प्लेस एट द अर्थ सरफेस। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सवाल हाँ लग तो क्या रहा है, बिल्कुल सही है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हाँ, जो वायुमंडल है, ये इनकमिंग से गर्म नहीं होगा। याद रख लो कॉन्सेप्ट। जो सन रेज जो इनकमिंग है उससे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होगा। पृथ्वी का सतह जब गर्म होता है, सतह जब गर्म होता है, पृथ्वी का जो सतह गर्म होता है, यानी कि कॉन्टिनेंट, महाद्वीप या फिर महासागर, जब ये गर्म होते हैं तो ये वापस से हीट को रिलीज करता है, और इसके वजह से फिर हमारा जो है एटमॉस्फेयर गर्म होना स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? तो पहला स्टेटमेंट है सो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या कहता है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये शॉर्ट वेवलेंथ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, और यह शॉर्ट से लॉन्ग कहां पे होगा? तो अर्थ के सरफेस पे होगा। वही इसका है सो रीजन है। दोनों सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ये बताओ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। हाँ ये यूपीएससी का सवाल है बाबू, इतना आसानी से नहीं बनेगा, दिमाग लगवाएगा आपसे। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। आखिरी सवाल है आज का ये। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन दैट इन द अटलांटिक ओशन। तो कह रहा है कि प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। क्या इसमें पहला स्टेटमेंट आंसर सही है, टू ओनली सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है? क्या होगा इसका राइट आंसर? हमको वो मत बताइए, हमको आंसर बताइए। दो, यानी कि बी। अच्छा बी पे कितना लोग आंसर कर रहे हो, हाथ उठाओ। एक दो तीन चार। अच्छा ठीक है। बाकी, बाकी लोग, दो लोग बचे हो, वो किस पे? सी। तुम्हारा जी? ए, ए बी सी डी भी कोई है? नहीं। इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर बी, बी बॉम्बे, बॉम्बे, ये इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? इसके पीछे का वजह क्या है देखो। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन दैट इन द अटलांटिक ओशन। गलत है, गलत है। पहला स्टेटमेंट है सो गलत, दूसरा है सो सही है ना। तो देखो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ होगा और एक मिनिमम टेम्परेचर कुछ होगा। इन दोनों के बीच क्या है सो डिफरेंस होगा, उसी को रेंज कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज कि 35 डिग्री, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर सपोज कि साल में किसी सीजन में उसका है सो 25 डिग्री चला जाए, तो रेंज कितना हो गया? 10 हो गया। सपोज कि मैक्सिमम जो है सो टेम्परेचर जो है सो 35 है, लेकिन जो मिनिमम है, मिनिमम है वो 30 रहे, तो इसका रेंज क्या हो गया? 5 हो गया। तो सवाल आपसे ये पूछा है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन दैट इन द अटलांटिक ओशन। तो इसके हिसाब से अगर ये सिचुएशन समझो, तो ये क्या कहेगा कि 10 डिग्री रेंज है आपको पैसिफिक में और 5 डिग्री रेंज है आपको अटलांटिक में। नहीं, उल्टा होता है, उल्टा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि, एक बात बताओ, अगर कोई बहुत बड़ा पतीला है और एक छोटा पतीला है, अगर उसको चूल्हा पे चढ़ाओगे तो जल्दी गर्म कौन होगा? छोटा वाला।
तो पैसिफिक में और अटलांटिक में, प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में छोटा कौन? अटलांटिक। तो साल भर में जो हीट उसको मिलेगा वो सबसे ज्यादा गर्म किसको करेगा? अटलांटिक को, है ना। तो क्या अटलांटिक का टेम्परेचर है तो पैसिफिक से थोड़ा ज्यादा होगा कि नहीं? और पैसिफिक इतना विशाल महासागर है कि उसको उतना ज्यादा हीट मिलेगा तब जाके वो गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। इस वजह से अटलांटिक ओशन जो है सो ज्यादा गर्म होता है और ज्यादा ठंडा होता है। इस वजह से उसका जो रेंज होगा, एनुअल रेंज जो है, डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा पैसिफिक के कंपैरिजन में। पैसिफिक जो है सो प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि ना वो उतना जल्दी गर्म होता है और ना उतना जल्दी ठंडा होता है। समझ में गया? इस वजह से पहला स्टेटमेंट है सो गलत हो गया। अगर ये उल्टा लिख देता कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द अटलांटिक ओशन देन द पैसिफिक ओशन, तो सही होता। उल्टा लगा दिए, फिर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ठीक है। बाकी दूसरा क्या है? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही है। एक बात बताओ कि क्या हमारे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्या कॉन्टिनेंटल मास ज्यादा है कि नहीं? तो जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा गर्म होता है। तो जाहिर सा बात है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो भी ज्यादा होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ओशंस ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है, पानी ज्यादा है। इस वजह से उसका जो तापमान, जो वेरिएशन है, वो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है उसमें। समझ में गया? तो दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस तरह के सवाल आपसे यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं। लेकिन अब स्टेट पीसीएस में भी, अब चूंकि ये बेसिक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है कि ज्योग्राफी में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाए। इस बार भी इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा गया है यूपीएससी में। इस बार भी सवाल आया था आइसोथर्म्स के ऊपर सवाल, अगर देखे होगे तो, है ना। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह वाले क्लास में जो है हम लोग 8 बजे मिलेंगे। तो अपना ओशनोग्राफी का जो क्लास है वो कल सुबह में 8 बजे रहेगा। नहीं, वो एक अलग सवाल था। आइसोथर्म था कि जब ओशन पे जाते हैं तो नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट करेगा और साउथ पे, कॉन्टिनेंट पे आएगा तो साउथ पे डिफ्लेक्ट करेगा, वो वाला सवाल था। ठीक है, चलो तो इस क्लास को आज एंड करते हैं, फिर मिलते हैं सुबह वाले क्लास में हम लोग।